हेलो फ्रेंड्स, मैं मानसी मौर्य एंड नाउ यू आर वाचिंग m.m एजुकेशन यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, हम क्लास 12 बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 11 पढ़ रहे हैं। और यार, अगर आप यहाँ पे भी देख रहे हैं पार्ट नंबर 2, इट मीन्स हम पार्ट नंबर 1 ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इट मीन्स क्या, हम पढ़ चुके ही हैं। सो यार, अगर अभी तक आपने पार्ट नंबर 1 नहीं देख रखा है देन यार प्लीज़ जाके देखिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, आप जाके देख सकते हैं पार्ट नंबर 1 और लास्ट के चैप्टर्स। अगर अभी तक आपने नहीं देख रखे हैं तो यार वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, आप जाके देख सकते हो। और हाँ, अगर अभी तक आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको वीडियोस के नोटिफिकेशंस भी मिलते रहें और आप हमारे साथ बने रहें। ओके। और हाँ, वीडियोस को फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, बिकॉज ऑफ यार उनकी भी हेल्प हो सकती है आपके थ्रू। सो यार, वीडियो को फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। और हाँ, ध्यान रखिएगा, पार्ट नंबर 1 ही नहीं, अगर अभी तक आपने लास्ट के चैप्टर्स नहीं देख रखे हैं देन यार लास्ट के चैप्टर्स देखिएगा, पार्ट नंबर 1 देखिएगा, देन चैप्टर नंबर 11 का पार्ट 2 देखिएगा। ओके। बिकॉज ऑफ यार, मैं हमेशा बोलती हूँ कि अगर आप स्टेप टू स्टेप चलते हो तो बातें क्लियर रहेंगी, एकदम दूध की तरह सफ़ेद रहेंगी। इट मीन्स मेरा कहने का इतना सेंस है कि भाई आपको सारी बातें क्लियर रहेंगी और आपको समझ में आएंगी। ओके, एकदम स्मूथली। सो यार, चलते हैं आगे, देखते हैं हमें क्या कुछ इस पार्ट में पढ़ना है। और लास्ट के पार्ट में तो हम जो चीज़ें पढ़ के आए हैं यार, अगर आप पढ़े होगे तो आपको पता ही होगा। तो देखते हैं क्या कुछ है इस पार्ट में। तो यार, मैं आपको बता दूं कि लास्ट के पार्ट में जैसा कि हमने क्या क्या पढ़ा था भाई, बायोटेक्नोलॉजी पढ़ चुके थे हम, जेनेटिक इंजीनियरिंग पढ़ चुके थे हम, है ना, बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग पढ़ चुके थे हम, जीन क्लोनिंग क्या है, जीन ट्रांसफ़र क्या है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, ये सारी चीज़ें, क्लोनिंग क्या है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या है, एंड प्लाज्मिड वेक्टर, ये सारी चीज़ें एकदम हमारी मतलब हो चुकी हैं। तो यार उसी हिसाब से मैं भी ये बातें मान के चलती हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें एकदम तैयार हैं, अच्छे से पता है। सो यार, आगे मैं चलती हूँ। यहाँ पे हम क्या पढ़ते हैं, एज वी नो सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट। जैसा कि हमें पता है कि भाई हम यहीं से छोड़े थे फर्स्ट चैप्टर में, तो हमें यहीं से आगे देखना है, क्या कुछ बातें पढ़नी है, देखते हैं। ओके। पार्ट नंबर 1 की तरह यहाँ पे भी यार आपको सारी बातें समझ में आएंगी। बस आपको करना क्या है भाई, आपको मेरे साथ लास्ट तक बने रहना है, एकदम से आपको सारी बातें समझ में आएंगी यार। आप देख के देखिए, आपको डेफिनेटली समझ में आएंगी यार, बातें समझ में आएंगी। ओके, तो देखते हैं क्या कुछ पढ़ना है। सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट। ये जो डीएनए फ्रेगमेंट है, इसको कैसे सेपरेट किया जा रहा है, कैसे आइसोलेट किया जा रहा है। ओके, तो देखते हैं। ओके, द कटिंग ऑफ डीएनए बाय रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस रिजल्ट इन द फ्रेगमेंट डीएनए। ओके, द कटिंग ऑफ डीएनए बाय रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस, किससे कट किया जाता है, रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस। देखो यार, मैंने पहले भी ये सारी बातें की हैं कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के थ्रू डीएनए की कटिंग होती है। तो यार मैं आपको बात बताऊं कि हाँ, हमें पता है कि हमने रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के थ्रू डीएनए को कट कर लिया। अब ये डीएनए हमें कैसा मिल गया है, एज अ फ्रेगमेंट्स मिल गया है, एज अ फ्रेगमेंट्स मिल गया है। लेकिन यहाँ पे ये बात है कि जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट होगा, जो हमारा डिजायरेबल जीन होगा, वो हमें कैसे मिलेगा। यहाँ पे हमने जीन की कटिंग तो कर ली है, डीएनए की कटिंग कर लिए बाय द रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। ओके, लेकिन हमें ये तो नहीं पता है ना कि हमारा डिजायरेबल जीन ऑफ इंटरेस्ट कौन सा है। तो यहाँ पे वो सारी बातें देखते हैं। ओके यार, मैं ये बातें मान के चलती हूँ कि आपने लास्ट के वीडियोस देख रखे हैं, मीन्स पार्ट 1 आपने देख रखा है। सो यार, आपको यहाँ पे ये सारी बातें जरूर समझ में आएंगी। ओके, यहाँ पे हम देखो, हमने मतलब ये सारी बातें देख ली थी कि हाँ, वेक्टर क्या है, प्लाज्मिड क्या है, कैसे हमें ऐड करना है, वो सारी बातें अलग। लेकिन यहाँ पे सबसे जो मुद्दे वाली बात है वो ये है कि हम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के थ्रू डीएनए को कट कर ले रहे हैं। भाई, हमें एज अ फ्रेगमेंट डीएनए अच्छे से मिल जा रहा है, लेकिन यहाँ पे ऐसे ढेर सारे फ्रेगमेंट पड़े हैं। अब हमें ये थोड़ी ना पता है कि हमारा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो कौन सा है, तो हम ये बात कैसे जानेंगे, है ना। तो यहाँ पे हम देखते हैं, दीज फ्रेगमेंट्स कैन बी सेपरेटेड बाय टेक्निक नोन एज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो यहाँ पे ये टेक्निक जो है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस वाली, ये बड़ी काम की चीज़ है। तो इसी के थ्रू हम जानते हैं कि हमारा जो काम का जीन है वो कहाँ है। ओके, देखो हम क्या करते हैं, हम ऐसे ही तो करते हैं, ऐसे मतलब जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ऐसे एक्चुअली होता नहीं है। देखिए हम क्या करते हैं, एक बीकर लेते हैं, बीकर में हम अपना रिस्ट्रिक्शन एंजाइम डाल दिए,
ध्यान से सुनिएगा, बातें बातें ध्यान से सुनिएगा, ओके। बीकर में हम अपना रिस्ट्रिक्शन एंजाइम डाल दिए, ओके। और क्या करते हैं, हम अपना डीएनए डाल देते हैं, डीएनए डाल देते हैं। तो भाई अब हमें पता है कि हाँ, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का काम ही क्या है, यही काम है कि डीएनए के फ्रेगमेंट को अलग अलग कट कर देगा। हाँ जी बिल्कुल। तो ये क्या करेगा, ऐसे ऐसे इसको कर देगा कट, ओके। इसको कट कर दिया। तो देखो हमने क्या किया था, यहाँ पे एक बीकर था, इसमें हमने रिस्ट्रिक्शन एंजाइम डाल दिया, इसमें हमने डीएनए डाल दिया। तो हमें पता है कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का काम ही क्या है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम इस डीएनए को फ्रेगमेंट में तोड़ देगा। यहाँ पे हमें ढेर सारे डीएनए के फ्रेगमेंट देखने के लिए मिल जाएंगे, लेकिन हम ये बात नहीं जान पाएंगे कि हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट कौन सा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो आप पैड देख रहे हो, इसमें आपको क्या देखने के लिए मिल रही है, बेल्स देखने के लिए मिल रही है ना। बातें ध्यान से सुनिएगा, जितना मैं बोल रही हूँ बस उतना ध्यान से सुनिएगा, ओके। तो यहाँ पे ये जो आपने बीकर में डीएनए फ्रेगमेंट्स लिए हैं ना, तो क्या करेंगे, इसको हम इन वेल्स में डाल देंगे, इन वेल्स में क्या करेंगे, डाल देंगे इन डीएनए फ्रेगमेंट्स को। तो हमें एक बात और पता है, क्या हमें ये पता है कि जो हमारा डीएनए फ्रेगमेंट होता है, जो हमारा डीएनए होता है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, उस पर चार्ज कैसा होता है जी, निगेटिव चार्ज होता है, आपको पता है। हाँ जी बिल्कुल, इस पे क्या होता है, निगेटिव चार्ज होता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एनोड लगा देंगे। क्या लगा देंगे, एनोड लगा देंगे। जब एनोड लगाएंगे तो हमें पता है यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। एंड यहाँ पे क्या होगा, कैथोड होगा, कैथोड होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, निगेटिव चार्ज देखने के लिए मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या देखने के लिए मिल रही है, इलेक्ट्रिसिटी दौड़ रही है पॉजिटिव टू निगेटिव। हाँ जी बिल्कुल। तो हमें ये भी पता है कि पॉजिटिव निगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा, पॉजिटिव निगेटिव की तरफ चल के जाएगा। हाँ जी, ऐसा हमें पता है, ऐसा होता भी है ना। तो यहाँ पे हमने क्या डाल दिया है, हमारा डीएनए फ्रेगमेंट डाल दिया है, और उस पर क्या होता है, माइनस चार्ज होता है ना, माइनस चार्ज होता है। तो इन वेल्स से निकल के, अब ध्यान से सुनिएगा बातें, यहाँ पे क्या है, यहाँ ये जो प्लेट दिख रही है आपको, इस पे क्या लगा है, पूरी प्लेट पे एग्रोस जेल लगा है, इस पूरी प्लेट पे ऐसे एग्रोस जेल ऐसे इस पे पूरे पे लगाया गया है, इस प्लेट पे, ओके। तो क्या होगा कि यहाँ का जो डीएनए फ्रेगमेंट होगा, डीएनए फ्रेगमेंट यहाँ पे जो होगा, ये साइज के अकॉर्डिंग ये आगे चलता चला जाएगा। जिसकी साइज जितनी ज़्यादा छोटी होगी वो उतना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होगा। बातें ध्यान से सुनिएगा, जिसकी साइज, जिस डीएनए फ्रेगमेंट की साइज जितनी ज़्यादा छोटी होगी वो उतना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज की तरफ भागेगा, उतना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होएगा, ओके। इतना समझ में आ रहा है। यहाँ पे भी आप देख पा रहे हो, ए टिपिकल एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस शोइंग माइग्रेशन ऑफ अनडाइजेस्टेड। लेन फर्स्ट में आप क्या देख रहे हो, लेन फर्स्ट में यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, अनडाइजेस्टेड डीएनए है। यहाँ पे क्या, आप क्या देख पा रहे हो, जैसा कि मैंने आपको बताया, जो जितना ज़्यादा छोटा होगा उतना ज़्यादा आगे जाएगा। यहाँ पे जितनी बड़ी ये लेन फर्स्ट में आपको डीएनए की साइज देखने के लिए मिल रही है, इतनी कहीं और देखने के लिए मिल रही है, नहीं देखने के लिए मिल रही है ना। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि दिस इज अ अनडाइजेस्ट डीएनए फ्रेगमेंट। और बाकी जितने सेट हैं डीएनए के सारे डाइजेस्ट हैं, मतलब कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम उन पे पूरी तरह काम कर रहा है। लेकिन यहाँ पे आप जो देख रहे हो ना भाई, इस पे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम ने काम प्रॉपर तरीके से नहीं किया है, इस पे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम ने प्रॉपर तरीके से काम नहीं किया है। और यहाँ पे अब एक बात ध्यान से सुनिए, ये यहाँ पे हमने क्या बताया था आपको कि इस प्लेट पे पूरे क्या लगा है, एग्रोस जेल लगा है। जेल मीन्स तो आप समझते ही हो, एग्रोस जेल लगा है। तो क्या होगा कि इस जेल में ये सारे ऐसे सेट हो जाएंगे। यहाँ पे आप जो देख रहे हो, मतलब कि जेल में जो है ये अच्छे से एकदम मतलब सेट हो जाएंगे, ओके। और मैंने आपको ये भी बताया कि ये जितने ज़्यादा हल्के होंगे, जितने ज़्यादा छोटे होंगे, उतना ज़्यादा आगे जाएगा। तो अब हमें यहाँ पे सारे डीएनए फ्रेगमेंट अच्छे से देखने के लिए मिल रहे हैं, अलग अलग देखने के लिए मिल रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल। तो यहाँ पे हम इन सारे डीएनए फ्रेगमेंट्स को देख के अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। सारे अलग अलग देखने के लिए मिल रहे हैं सारे फ्रेगमेंट। हाँ जी बिल्कुल। तो हम यहाँ पे सारे फ्रेगमेंट्स को अलग अलग देख के हम अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या कुछ बातें लिखी गई हैं, जरा देख लें। सिंस डीएनए फ्रेगमेंट्स आर नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल, दे कैन बी सेपरेटेड बाय फोर्सिंग देम
to move toward the anode under the electric field through a medium. ओके, तो मैंने आपको बताया था भाई कि जो हमारा डीएनए होता है वो कैसा होता है, निगेटिव चार्ज वाला होता है। इधर पे हमने क्या लगा दिया, एनोड लगा दिया, तो भाई इधर पे पॉजिटिव चार्ज है, इधर पे निगेटिव चार्ज है, तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे देखने के लिए मिली थी, सॉरी यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड देखने के लिए मिली थी, जहाँ पे पूरा हमने जेल, एग्रोस जेल लगा के रखा है ना। हमने यहाँ पे भी बात कही है कि एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, है ना। तो यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड देखने के लिए मिल गई, जिसकी हेल्प से ये डीएनए फ्रेगमेंट सारे सेपरेट हो गए, अलग हो गए। हम यही तो पढ़ रहे हैं भाई, सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट, है ना। तो सारे डीएनए फ्रेगमेंट अलग अलग हो गए, हाँ जी बिल्कुल। और मैं आपको हाँ ये बात बताऊं कि ये जो हमें मैट्रिक्स देखने के लिए मिल रहा है, एग्रोस जेल, एक्चुअली हम इसे ले कहाँ से आते हैं, ये है क्या, तो यार मैं आपको बताऊं, इट्स अ नेचुरल पॉलीमर। ये एक पॉलीमर है जो कि हमें कहाँ से मिलता है भाई, सीवीड्स से हम इसको निकालते हैं। कहाँ से, सीवीड्स से निकालते हैं, एंड इट्स अ नेचुरल पॉलीमर। क्या, ये जो मैट्रिक्स है एग्रोस जेल, जिसको हमने प्लेट पे लगाया था, है ना, जिसमें आके डीएनए फ्रेगमेंट ट्रैप हो जाए, है ना। The DNA fragments separate resolve according to their size through sieving effect provided by the agarose gel. तो मैंने आपको बताया ही था कि भाई किस इफेक्ट से, सीविंग इफेक्ट के थ्रू अपना अलग अलग हो जाते हैं। हेंस द स्मॉलर द फ्रेगमेंट साइज, ये क्या करेगा आगे, मतलब फर्दर इट मूव, ओके, ये आगे जाएगा, एंड वहीं पे जो मतलब ज़्यादा बड़ी साइज वाला होगा डीएनए फ्रेगमेंट, वो पीछे ही रह जाएगा। द सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट कैन बी विजुअलाइज्ड ओनली आफ्टर स्टेनिंग द डीएनए विद कंपाउंड नोन एज इथिडियम ब्रोमाइड फॉलोड बाय एक्सपोजर टू यूवी रेडिएशन। तो मैं यार आपको एक यहाँ पे बात बता दूं कि ये जो डीएनए फ्रेगमेंट है भाई, हमें ऐसे थोड़ी दिखेगा, मतलब कि हाँ ऐसे सामने रखा है हम देख सकते हैं। तो यार मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे ये जो डीएनए फ्रेगमेंट है ना, डीएनए फ्रेगमेंट, इसको देखने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो कंपाउंड चाहिए होगा इथिडियम ब्रोमाइड, और दूसरी बात यूवी रेडिएशन। जब हम इस पे यूवी रेडिएशन मारेंगे ना, ये हम इथिडियम ब्रोमाइड क्यों डालेंगे, बातें ध्यान से सुनिएगा, इथिडियम ब्रोमाइड क्यों डालेंगे, यहाँ पे जो हमें कंपाउंड देखने के लिए मिल रहा है इथिडियम ब्रोमाइड, इसे क्यों डालेंगे, ये फर्स्ट थिंग तो स्टेन कर देगा इसको, किसको, ये डीएनए फ्रेगमेंट को स्टेन कर देगा, जिससे हमें देखने में आसानी होगी, ओके। एंड सेकेंड थिंग, यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, यूवी रेडिएशन जब इस पे पड़ेगी ना, तो ये लाइट ऑरेंज कलर का हमें देखने के लिए मिलेगा। यू कैन नॉट सी प्योर डीएनए फ्रेगमेंट इन द विजिबल लाइट एंड विदाउट स्टेनिंग। तो विदाउट, ये स्टेनिंग कहाँ से आ रही है भाई, स्टेनिंग कहाँ से आ रही है, इथिडियम ब्रोमाइड से। तो बिना इथिडियम ब्रोमाइड के और बिना यूवी रेडिएशन के क्या आप डीएनए फ्रेगमेंट को देख सकते हो, जी बिल्कुल नहीं, आप नहीं देख सकते। यू कैन नॉट सी प्योर डीएनए फ्रेगमेंट इन द विजिबल लाइट एंड विदाउट स्टेनिंग। आप जो है विजिबल लाइट में नहीं देख सकते हो, विदाउट यूवी रेडिएशन एंड विदाउट स्टेनिंग। स्टेनिंग कहाँ से आ रही है भाई, इथिडियम ब्रोमाइड, एज सिंपल एज दैट, ओके। यू कैन सी ब्राइट ऑरेंज कलर डीएनए, ओके। मैंने आपको पहले बताया था कि आपको लाइट ऑरेंज कलर में, ब्राइट ऑरेंज कलर में कैसे, यहाँ पे जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हो, जैसा यहाँ पे ब्राइट ऑरेंज बैंड देखने के लिए मिलेंगे, डीएनए के ब्राइट ऑरेंज बैंड्स देखने के लिए मिलेंगे। ये जो ब्राइट ऑरेंज कलर आया कहाँ से आया भाई, इथिडियम ब्रोमाइड से आया, स्टेन्ड जेल एक्सपोज टू यूवी लाइट, ओके। अब यहाँ पे मुद्दे की बात ये आई, मतलब कि आगे जो हमें करना है, अब हमें देखने में मिल गया कि हाँ ऐसा कलर दिख रहा है, ये सारी चीजें हैं। तो अब अगर हमें समझ में आता है कि भाई हमारा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो हमें मिल गया है, क्योंकि अब तो भाई हम कलर वलर हर चीज़ देख पा रहे हैं, सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं। अब हमें पता चल गया कि भाई हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट कहाँ है, ये रहा हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट। तो अब हम इससे निकालेंगे कैसे, ये तो जेल में है ना। तो हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे ये जेल में है तो इतना पोर्शन हम कट कर लेंगे, इतना पोर्शन पूरा हम कट कर लेंगे कि हाँ भाई यहाँ पे हमें ये जीन ऑफ इंटरेस्ट हमारा मिल गया है, तो इतना पोर्शन हम कट करके बाहर ले आ लेंगे, मतलब भाई बाहर ले आके रख लेंगे इसको, हमारा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, इल्यूजन करेंगे। इल्यूजन मीन्स समझते हो आप, मतलब कि एक ऐसा प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ वन मटेरियल फ्रॉम अनदर मटेरियल स्पेशली विद द सोल्यूशन। तो यहाँ पे हम क्या डालेंगे, सपोज देखो ये रहा वो जेल जो हमने कट किया, और क्या रहा, ये रहा हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट। तो हम क्या करेंगे, इस पर एक सॉल्वेंट डालेंगे,
जब हम इस पे एक सॉल्वेंट डालेंगे तो ये जो हमारा डीएनए फ्रेगमेंट है इस मटेरियल से, ये जो एग्रोस जेल है इस मटेरियल से अलग हो जाएगा। मैं वापस से बोल देती हूँ, देखो जब हम इस पे एक सॉल्वेंट डालेंगे, जैसे ही हम सॉल्वेंट डालेंगे ये जो हमारा डीएनए फ्रेगमेंट है इस एग्रोस जेल से अलग हो जाएगा, और इसी फिनोमेनन को हम क्या बोलते हैं, इल्यूजन बोलते हैं। एज सिंपल एज दैट। द डीएनए फ्रेगमेंट प्यूरिफाइड इन दिस वे आर यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन रिकॉम्बिनेंट डीएनए बाय जॉइनिंग देम विद क्लोनिंग वेक्टर। तो हमें पता है कि भाई अब हम क्या करेंगे, हमें हमारा जो फ्रेगमेंट है डीएनए का, हमारा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है हमें मिल चुका है, तो हम इसे क्या कर देंगे, वेक्टर में ऐड कर देंगे, है ना। और क्या बन जाएगा, हम इसे वेक्टर में ऐड कर दिए, ये रहा हमारा प्लाज्मिड वेक्टर, और ये रहा हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट, एंड नाउ इट्स बिकम रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो यार इतनी बातें हो गई। अब हम क्या देखते हैं, क्लोनिंग वेक्टर। क्लोनिंग वेक्टर में अच्छा क्या कुछ बातें हैं, सीखते हैं। तो क्लोनिंग वेक्टर मीन्स आप समझते हो, क्लोनिंग वेक्टर की बात की जाए तो देखो यार बातें ध्यान से सुनिएगा। ऐसा वेक्टर जो फॉरेन डीएनए को होस्ट सेल के अंदर ट्रांसफर करते हैं, वापस से सुनिएगा, ऐसे वेक्टर, हमें यही तो पता था भाई, हम भी पीछे यहाँ पे भी देख के आ रहे हैं कि ये वेक्टर होता है, वेक्टर में हम ले आके अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट ऐड कर देते हैं। तो ये जो वेक्टर है ना, होस्ट सेल में हमारे जो फॉरेन डीएनए है उनको ट्रांसफर करता है, और होस्ट के अंदर फॉरेन डीएनए की कई सारी कॉपी बनाई जाती है बाय द वेक्टर। बातें समझ में आई। होस्ट सेल के अंदर, जिस ऑर्गेनिज्म के अंदर, ये होस्ट सेल ही तो है, ये होस्ट सेल है, तो होस्ट सेल के अंदर हमने जो अपना जीन डाला है वो किसके थ्रू डाला है, एक वेक्टर के थ्रू डाले हम, है ना। एक ऐसे वेक्टर था, तो वेक्टर में हम अपना ये जीन ऑफ इंटरेस्ट लाके डाल दिए, फॉरेन डीएनए, है ना, फॉरेन डीएनए लाके डाल दिए। तो जब हम इसमें डालेंगे तो ये वेक्टर क्या करेगा, वेक्टर क्या करेगा, ये कॉपी बनाएगा, है ना। वेक्टर जो है ये जो होस्ट के अंदर फॉरेन डीएनए की कई सारी कॉपी बनाता जाएगा, वेक्टर डीएनए। तो हम इसे क्या बोलेंगे भाई, क्लोनिंग ही तो बोलते हैं। अपनी जैसी कॉपी बना रहा है एकदम, तो उसे हम क्लोनिंग बोलते हैं। और ये कॉपी किसके द्वारा बनाई जा रही है, वेक्टर के द्वारा बनाई जा रही है। तो इजी है ना, क्लोनिंग वेक्टर। अब आया समझ में, आया समझ में, हाँ जी बिल्कुल, बातें समझ में आनी चाहिए। ओके, यू नो दैट प्लाज्मिड एंड बैक्टीरियोफेज हैव द एबिलिटी टू रिप्लिकेट विद इन बैक्टीरियल सेल्स इंडिपेंडेंट ऑफ द कंट्रोल ऑफ क्रोमोसोमल डीएनए। तो यार बातें जरा ध्यान से सुनिएगा। हमें पता है कि प्लाज्मिड एंड बैक्टीरिया ये क्या करते हैं, रिप्लिकेट करते हैं, वो भी बैक्टीरियल सेल के अंदर। प्लाज्मिड एंड बैक्टीरियोफेज, इनके पास एबिलिटी होती है क्या, रिप्लिकेट करने की, कहाँ पे, बैक्टीरियल सेल के अंदर, और इन पे क्रोमोसोमल डीएनए का कोई कंट्रोल नहीं होता है। बातें ध्यान से सुनिएगा। ये जो रिप्लिकेट करते हैं कौन, ये जो प्लाज्मिड या फिर बैक्टीरियोफेज रिप्लिकेट करते हैं कहाँ पे, बैक्टीरियल सेल के अंदर। मतलब ये जो रिप्लिकेट करते हैं इस पे क्रोमोसोमल डीएनए का कोई कंट्रोल नहीं होता है। इतनी बातें ध्यान से सुनिए। अच्छा यहाँ पे एक बात, बैक्टीरियोफेज क्या होता है, ये तो वैसे तो आपको पता ही होगा, लेकिन हाँ फिर भी मैं बता देती हूँ। बैक्टीरियोफेज मैंने आपको न जाने कितने बार बता रखा है, हज़ारों बार बता रखे होंगे यार। बैक्टीरियोफेज एक ऐसा वायरस होता है जो कि बैक्टीरियोफेज मतलब बैक्टीरियोफेज इज अ वायरस जो कि किस पे अटैक करता है भाई, बैक्टीरिया पे। बैक्टीरियोफेज इज अ वायरस विच इज अटैक ऑन बैक्टीरिया। बातें समझ में आई कि बैक्टीरियोफेज क्या है। बैक्टीरियोफेज एक वायरस है जो कि किस पे अटैक करता है, बैक्टीरिया पे अटैक करता है। तो मैंने आपको क्या बताया कि ये जो बैक्टीरियोफेज है ये कहाँ पे रिप्लिकेट करता है, इसके अंदर रिप्लिकेट करेगा, बैक्टीरिया के अंदर रिप्लिकेट करेगा बैक्टीरियोफेज, जिसकी शेप साइज कुछ ऐसी होती है। वैसे आपने देख रखा है, मैंने बता रखा है न जाने कितने बार, लेकिन हाँ फिर भी मैं बता देती हूँ, मेरी आदत पड़ गई है। ओके, बैक्टीरियोफेज बिकॉज ऑफ देयर हाई नंबर पर सेल हैव वेरी हाई कॉपी नंबर ऑफ देयर जीनोम विद इन द बैक्टीरियल सेल। तो यार मैं आपको यहाँ पे बताऊँ कि कुछ प्लाज्मिड ऐसे होते हैं जो कि जिनका कॉपी नंबर बहुत ज़्यादा हाई होता है। ओके, या फिर कुछ प्लाज्मिड ऐसे होते हैं जिनका कॉपी नंबर केवल 1 होगा या फिर 2 होगा। ओके, सेल वेयर एज अदर में हैव 15 to 100 कॉपीज पर सेल, जो कि एक या फिर कुछ प्लाज्मिड ऐसे हो सकते हैं, कुछ वेक्टर ऐसे हो सकते हैं, मतलब सबका कॉपी नंबर अलग अलग होता है। कोई एक भी कॉपी कर सकता है, मतलब
एक ही कॉपी कर सकता है, या फिर 100, या फिर ये नंबर और भी ज़्यादा हो सकते हैं। ओके, दियर नंबर कैन गो इवन हायर, तो इससे भी ज़्यादा हो सकता है। इफ वी आर एबल टू लिंक एन एलियन पीस ऑफ डीएनए विद बैक्टीरियोफेजेस और प्लाज्मिड डीएनए, वी कैन मल्टीप्लाई इट्स नंबर इक्वल टू द कॉपी नंबर ऑफ द प्लाज्मिड और बैक्टीरियोफेजेस। तो हाँ जी, ये बातें बिल्कुल सिंपल हैं। देखो, अब जितनी बार यहाँ पे देखिए, ये सपोज दिस इज अ सेल, अब इसके अंदर एक वेक्टर है और इस वेक्टर में क्या है, हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, हमारा फॉरेन डीएनए। ओके, तो अब जितनी बार ये वेक्टर डिवाइड करेगा उतनी बार ही तो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट डिवाइड करेगा। क्या इसमें कोई शक संदेह वाली बात है? क्या इसमें कोई शक संदेह वाली बात है? नहीं ना। जितनी बार हमारा ये वेक्टर डिवाइड करेगा उतनी ही बार हमारा ये फॉरेन डीएनए भी। ओके, बातें समझ में आई? हाँ जी, बिल्कुल। लेकिन ऐसा कब होगा? जब हम इफ वी आर एबल टू लिंक एलियन पीस ऑफ डीएनए विद बैक्टीरियोफेजेस और प्लाज्मिड। ओके, अगर हम ऐसा करने में एबल हैं तो ओके, क्या करने में? इफ वी आर एबल टू लिंक एन एलियन पीस ऑफ डीएनए, हम फॉरेन डीएनए को प्लाज्मिड में या फिर बैक्टीरियोफेज में प्रॉपर तरीके से लिंक कर पाते हैं तो। वेक्टर्स यूज्ड एट प्रेजेंट आर इंजीनियर्ड इन सच ए वे दैट they help easy linking of foreign DNA and selection of recombinant from non-recombinant। तो यार यहाँ पे ज़रा बातें ध्यान से सुनिएगा, माइंड को कंसंट्रेट करिएगा, लेफ्ट राइट नहीं करिएगा, बातें ध्यान से सुनिएगा। अब यहाँ पे हमें कुछ नई चीज़ें देखने के लिए मिल रही हैं। रिकॉम्बिनेंट एंड नॉन रिकॉम्बिनेंट को कैसे हम अलग अलग कर पाएंगे? तो यार यहाँ पे ज़रा सा एक बात ध्यान से सुनिएगा, ट्रांसफॉर्मेंट, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, रिकॉम्बिनेंट, नॉन रिकॉम्बिनेंट, सब बातें करती हूँ, सब बताती हूँ क्या है। देखिए ज़रा सा ध्यान से सुनिएगा। ओके, देखो, सपोज दिस इज द सेल। ओके, सपोज ये कोई बैक्टीरिया है, मान लेती हूँ ई कोलाई बैक्टीरिया। ये कैसी बैक्टीरिया? ई कोलाई बैक्टीरिया। अब इस ई कोलाई बैक्टीरिया के अंदर अपना डीएनए होगा, है ना। अब इसको किसी ऐसे मीडियम में रखते हैं जहाँ से ये फॉरेन डीएनए को ले ले, किसी वेक्टर को ले ले। अगर ये वेक्टर को ले रही है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को ले रही है, अगर रिकॉम्बिनेंट डीएनए को ले रही है तो मीन्स फॉरेन जीन भी आ रहा है इसके अंदर। ओके, तो ऐसा ज़रूरी तो नहीं कि हर सेल, मतलब हर बैक्टीरिया इस वेक्टर को ले, ऐसा ज़रूरी तो है नहीं। अगर ये नहीं लेती है तो हम इसे क्या बोलते हैं? नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। तो इसे हम क्या बोलते हैं? नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। इसे हम क्या बोलते हैं? नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। ज़रा ध्यान से सुनिएगा, अगर ये नहीं लेती है तो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट या फिर नॉन ट्रांसफॉर्मेंट हम किसे बोलते हैं? ऐसे बैक्टीरिया जो बाहर से किसी प्लाज्मिड को, किसी वेक्टर को अपने अंदर नहीं लेते हैं। बातें समझ में आई? ऐसे बैक्टीरिया जो बाहर से किसी भी प्लाज्मिड को अपने अंदर नहीं लेते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। सिंपल सी बात है। और अगर वहीं पे ये बैक्टीरिया, इसके अंदर अपना जेनेटिक मटेरियल, अगर ये बैक्टीरिया बाहर से इस प्लाज्मिड को, जो यहाँ पे प्लाज्मिड था, इसे ले लेता है तो इसे हम क्या बोलेंगे? इसे क्या बोलेंगे? ट्रांसफॉर्मेंट्स। इसे हम क्या बोलेंगे? ट्रांसफॉर्मेंट्स। ओके, यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेंट की स्पेलिंग मिस्टेक है तो ऐसा मतलब शोर मत मचाइएगा। ट्रांसफॉर्मेंट, यहाँ पे मैंने क्या लिखा था? नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। सो इट्स नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। ये क्या है? ट्रांसफॉर्म। देखो यार, स्पेलिंग में बहुत ज़्यादा ध्यान मत दिया करो, मतलब क्या चल रहा है, क्या कॉन्सेप्ट है, उस पर ध्यान दिया करो। ओके, यहाँ पे आपको इतना तो समझ में आया ना, मेरा जो बताने का मकसद है, जो पर्पज़ है, उतना समझ में आया। नॉन ट्रांसफॉर्मेंट एंड ट्रांसफॉर्मेंट, इतना समझ में आया। तो अब यहाँ पे मैं आपसे एक बात और करती हूँ। अब इसने यहाँ पे जो ट्रांसफॉर्मेंट बैक्टीरिया है, इसने क्या किया? प्लाज्मिड को लिया। लेकिन अब ऐसा कोई मैंडेटरी, ऐसा कोई ज़रूरी तो नहीं है ना कि ये जो प्लाज्मिड ले रहा है इसके अंदर फॉरेन डीएनए हो, जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो आया हो। ऐसा तो ज़रूरी है नहीं, है ना। अगर ये जो प्लाज्मिड बाहर से आ रहा है, ये जो बाहर से प्लाज्मिड आ रहा है, ये अगर अपने साथ किसी फॉरेन डीएनए को नहीं ले आ रहा है, मतलब कि ये प्लाज्मिड अगर अपने साथ रिकॉम्बिनेंट डीएनए नहीं ले आ रहा है, मतलब अगर ये रिकॉम्बिनेंट नहीं है,
रिकॉम्बिनेंट नहीं है मतलब कि इसमें हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, इतनी सिंपल सी बात है। ये कैसा नहीं है मतलब रिकॉम्बिनेंट नहीं है मतलब ये कैसा नहीं है, ये अपने साथ जीन ऑफ इंटरेस्ट नहीं लेके आ रहा है ये वाला प्लाज्मिड, तो इसे हम क्या बोल सकते हैं, नॉन रिकॉम्बिनेंट। क्या बोल सकते हैं, नॉन रिकॉम्बिनेंट। ओके, बातें समझ में आ रही हैं। एंड थर्ड कंडीशन हमें क्या देखने के लिए मिलती है, सपोज दिस इज द बैक्टीरिया और क्या है इसके अंदर अपना जेनेटिक मटेरियल, वो तो पता ही है। अब क्या है इसके अंदर जो बाहर से प्लाज्मिड आ रहा है, अब बाहर से प्लाज्मिड आ रहा है तो ये भाई हम इसे ट्रांसफॉर्मेंट बोल सकते हैं। बाहर से प्लाज्मिड आ रहा है, हमने यही तो सीखा था ना यहाँ पे, अगर बाहर से प्लाज्मिड आ रहा है तो ये ट्रांसफॉर्मेंट है, अगर बाहर से कोई प्लाज्मिड नहीं आ रहा है तो ये कैसा है, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है ना। यही चीज़ें देखी थी हमने। और दूसरी बात, बाहर से तो आ रहा है और साथ में ये क्या लेके आ रहा है, जीन ऑफ इंटरेस्ट लेके आ रहा है। ये क्या लेके आ रहा है, जीन ऑफ इंटरेस्ट लेके आ रहा है। ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए है। ये कैसा डीएनए है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए है। ओके, तो हम क्या बोल सकते हैं, हम क्या बोल सकते हैं, फर्स्ट थिंग तो ट्रांसफॉर्मेंट है एंड सेकंड थिंग रिकॉम्बिनेंट है। और क्या है, रिकॉम्बिनेंट है। तो यार यहाँ पे बस मैं ये बोलना चाहती हूँ कि अब हम कैसे पहचानेंगे, कैसे जानेंगे कि यहाँ पे जो ये वेक्टर यूज्ड हुआ है, जो वेक्टर यूज है ये रिकॉम्बिनेंट है, नॉन रिकॉम्बिनेंट है, और मतलब कि इसमें ये ट्रांसफॉर्मेंट है, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है, मतलब ये सारी बातें हमें कैसे पता चलेंगी, है ना। मुद्दे की बात है ये भी, ये सारी बातें हमें कैसे पता चलेंगी कि हाँ जो ये बैक्टीरिया है इसने प्लाज्मिड को इंटर किया कि नहीं किया। अगर प्लाज्मिड ये ले लिया है, ये प्लाज्मिड ले लिया है तो क्या रिकॉम्बिनेंट है, क्या रिकॉम्बिनेंट है, ये बातें कैसे जानेंगे। तो देखते हैं आगे, सारी बातें मैं करती हूँ। ओके, सारी बातें होंगी यार, सारी बातें होंगी। ओके, तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं, कुछ रिक्वायर्ड फीचर फॉर क्लोनिंग वेक्टर। ओके, रिक्वायर्ड फीचर देखते हैं किसके लिए, क्लोनिंग वेक्टर के लिए। तो फर्स्ट थिंग हम क्या देखते हैं, ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन। इट्स ऑल्सो रिक्वायर्ड किसके लिए, क्लोनिंग वेक्टर के लिए। अब हमें क्लोनिंग वेक्टर चाहिए तो भाई उसके लिए एक ओरी पॉइंट तो चाहिए होगा, ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन। तो हमें पता है कि ओरी पॉइंट क्या है, ओरी सीक्वेंस क्या है। ओरी सीक्वेंस इज द वेयर रिप्लिकेशन स्टार्ट, जहाँ से रिप्लिकेशन स्टार्ट होता है। ओके, उसे हम क्या बोलते हैं, ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन। जहाँ से सपोज ये डीएनए है, अगर यहाँ से रिप्लिकेशन स्टार्ट हो रहा है तो इसे हम क्या बोलेंगे, ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन। अगर इस पॉइंट से रिप्लिकेशन स्टार्ट हो रहा है तो चाहे हम भाई इसे ORI पॉइंट बोल दें, चाहे ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन। ओके, बातें समझ में आई। ओके, स्टार्ट एंड एनी पीस ऑफ डीएनए वेल लिंक टू दिस सीक्वेंस कैन बी मेड टू रिप्लिकेट विद इन द होस्ट सेल। ओके, तो अब जरूर मतलब ऑब्वियसली अगर यहाँ से कट हो रहा है, अगर रिप्लिकेशन यहाँ से हो रहा है तो कॉपी भी यहीं से होगी। दिस सीक्वेंस इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंट्रोलिंग द कॉपी नंबर ऑफ द लिंक डीएनए। तो याद मैंने आपसे बात की थी कि कुछ प्लाज्मिड ऐसे हैं जिनकी केवल एक कॉपी हो सकती है, कुछ प्लाज्मिड ऐसे हैं जिनकी 15 कॉपी हो सकती है, कुछ प्लाज्मिड ऐसे हैं जिनकी 100 कॉपी हो सकती है, कितने भी नंबर हो सकते हैं, कुछ भी नंबर हो सकता है। तो ये चीज़ें कहाँ पे डिपेंड करेंगी, किस पॉइंट पे, इस ओरी पॉइंट पे डिपेंड करेंगी कि किस प्लाज्मिड के, किस सीक्वेंस के कितने कॉपी हो सकते हैं। ये सब किस पे रिस्पॉन्सिबल है, ये जो कॉपी नंबर है ये किस पे रिस्पॉन्सिबल है, ये जो ओरिजिन पॉइंट है, ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन, ये इसकी वजह से है। ओके, दिस सीक्वेंस इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग द कॉपी नंबर ऑफ द लिंक डीएनए। ओके, तो ये जो सीक्वेंस है और किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है भाई, कॉपी नंबर के लिए, कि कितनी कैसे कॉपी हो सकती है। ओके, सो इफ वन वांट्स टू रिकवर मेनी कॉपीज ऑफ द टारगेट डीएनए इट शुड बी क्लोन इन वेक्टर हुज ओरिजिन सपोर्ट हाई कॉपी नंबर। तो ऑब्वियसली यार अगर ये ओरिजिन पॉइंट जो है, ये जो ओरी पॉइंट है, अगर हाई कॉपी नंबर सपोर्ट कर रहा है तो ऑब्वियसली हाई कॉपी नंबर होगा, मतलब हाई नंबर में कॉपीज होंगी, हाई क्लोनिंग होगी। ओके, आप अभी पीछे देख के आ रहे हो क्लोनिंग वेक्टर जब आपने पढ़ा था, है ना, तो वहाँ पे आपने देखा था कि 15 कॉपी हो रही है, 25 कॉपी हो रही है, 100 कॉपी। तो ये सारी चीज़ें कहाँ पे डिपेंड कर रही हैं, कहाँ किस पे रिस्पॉन्सिबल है, इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है भाई, ओरिजिन पॉइंट रिस्पॉन्सिबल है। बातें ध्यान से सुनेगा। एंड यहाँ पे क्या बात करते हैं, सिलेक्टेबल मार्कर।
सिलेक्टेबल मार्कर में क्या कुछ बातें देखते हैं, क्या कुछ बातें पढ़ते हैं। सिलेक्टेबल मार्कर, इन एडिशन टू ओरी द वेक्टर रिक्वायर्स ए सिलेक्टेबल मार्कर। तो मतलब कि वेक्टर में ओरी पॉइंट का जरूरी होने के साथ साथ एक सिलेक्टेबल मार्कर भी होना चाहिए, which help to identifying and eliminating non-transformant and selectively permitting the growth of transformant bacteria। ओके, तो देखो अगर नॉन ट्रांसफॉर्मेंट बैक्टीरिया है तो उसे एलिमिनेट कर देना ही बेहतर है। हाँ, क्योंकि हमें क्या चाहिए, हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट चाहिए भाई, हम काम ही इसीलिए कर रहे हैं, है ना। हम जेनेटिक इंजीनियरिंग क्यों कर रहे हैं कि हमें अपना डिजायरेबल कैरेक्टर मिले, हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट कॉपी हो, उसकी क्लोनिंग हो, है ना। अब जीन ऑफ इंटरेस्ट कब क्लोन होगा, जब भाई ट्रांसफॉर्मेंट होगा, ट्रांसफॉर्मेशन होगा। अगर नॉन ट्रांसफॉर्मेंट मीन्स तो आप समझ रहे हो, अभी पीछे बात करके आ रहे हैं, याद है? हाँ जी, बिल्कुल याद होना चाहिए। नॉन ट्रांसफॉर्मेंट एंड ट्रांसफॉर्मेंट, देखो ट्रांसफॉर्मेंट मीन्स हमने यही पढ़ा था ना कि ऐसा बैक्टीरिया जिसमें बाहर से कोई प्लाज्मिड उसके अंदर आए, ऐसा बैक्टीरिया जो बाहर से प्लाज्मिड को अपने अंदर ले ले। अब भाई अगर उसके अंदर ये बैक्टीरिया है, अगर ये बाहर से प्लाज्मिड ही नहीं ले रहा है तो हम क्या कह सकते हैं कि इसके अंदर फॉरेन डीएनए है, नहीं है? ऐसा तो कुछ नहीं कह सकते हैं। अगर इसके अंदर प्लाज्मिड आ रहा है तो हम कह सकते हैं हाँ भाई मे बी इसके अंदर हमारा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो भी आया हो, तभी तो हम बोल सकते हैं। तो हम क्या चाहेंगे कि भाई जो ट्रांसफॉर्मेंट बैक्टीरिया है वही ग्रो करे, मीडियम में वही रहे, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट की हमें कोई ज़रूरत नहीं है ना। तो सिलेक्टेबल मार्कर से हम ये सारी चीज़ें पता लगा सकते हैं, और सिलेक्टेबल मार्कर सिर्फ ट्रांसफॉर्मेंट बैक्टीरिया को कल्चर में रहने देगा, मीडियम में रहने देगा, और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को एलिमिनेट कर देगा। तो यहाँ पे मैं आपको एक अगर प्यारा सा एग्जाम्पल दूँ, यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक प्लाज्मिड लेते हैं, ओके, प्लाज्मिड लेते हैं, उसे हम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की हेल्प से कट करके उसमें हम क्या ले आके ऐड कर देते हैं, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन ऐड कर देते हैं। क्या ऐड कर देते हैं? टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन, लिख लीजिए। देखो यार, हम आराम से पढ़ेंगे, हमें सारी बातें समझ में आएंगी, कोई बहुत जल्दी पढ़ के हमें भागना नहीं है कहीं, जो पढ़ेंगे एकदम अच्छे से पढ़ेंगे, ओके। तो यहाँ पे हमने क्या, देखो यार बातें ध्यान से सुना करिए, ओके, बातें ध्यान से सुना करिए। इसलिए देखो मैं बार बार बोल देती हूँ चीज़ें, और मतलब बीच बीच में अगर आप लेफ्ट राइट हो भी गए हो तो इसलिए मैं बोल देती हूँ कि भाई कंसंट्रेशन को बना के रखिए, ओके। क्योंकि अगर आप बीच में ना ऐसा, मैंने आपको बताया भाई ऐसा चेंज चल रही होती है, अगर आप जो है बीच से ये पॉइंट छोड़ दिए ना तो आपको यहाँ से यहाँ तक आने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। सो यार आप ना स्टेप टू स्टेप चलिए, एक भी पॉइंट मत छोड़िए, सारी बातें आपको समझ में आएंगी। मैंने आपसे यहाँ पे क्या बात की, हम एक प्लाज्मिड लेते हैं जिसे हम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की हेल्प से कट करके और लाइगेज एंजाइम की हेल्प से हम टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन ऐड कर देते हैं। किसकी हेल्प से? लाइगेज एंजाइम। देखो यार ये सारी बातें ना आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि एकदम से मत जानी चाहिए दिमाग में, इसलिए बार बार बोल देती हूँ कि किससे ऐड करना है भाई, लाइगेज एंजाइम की हेल्प से। किससे कट करना है? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की हेल्प से। इसलिए बार बार बोल देती हूँ कि मतलब जितनी बार सुनोगे ना उतना अच्छे से याद होगा यार, ओके। तो यहाँ पे हमारा क्या तैयार हो गया, क्या तैयार हो गया यहाँ पे? रिकॉम्बिनेंट डीएनए तैयार हो गया। क्या तैयार हो गया? रिकॉम्बिनेंट डीएनए तैयार हो गया, ओके। तो यहाँ पे ये जो प्लाज्मिड है ये कैसा है? ये प्लाज्मिड कैसा है भाई? टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन है इसमें, ये प्लाज्मिड, और क्या है? टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन। छोड़ो मैं यहाँ पे प्लस लगा देती हूँ, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन है एंड प्लाज्मिड है। तो हम क्या करते हैं, ऐसे ढेर सारे प्लाज्मिड ले लेते हैं। कैसे वाले? टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन वाले। भाई समझ लेना, यहाँ पे ग्रीन है तो आप ऐसा मत करिएगा कि यहाँ पे क्या चल रहा है, आप समझ लो कि ये आधा ग्रीन है, आधा ये रेड कलर में है, डार्क रेड कलर में है, चॉकलेटी कलर, जो कलर भी हो भाई समझ लो। बस मैं यहाँ पे ये समझाना चाहती हूँ आपको कि यहाँ पे हम ऐसे ढेर सारे रिकॉम्बिनेंट जीन ले लेते हैं, रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड ले लेते हैं। रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड ऐसे ले लिए हैं जो जिसमें क्या है? टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन है, ओके। और हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये हमारे पास क्या है? बीकर है, ओके। हाँ आड़ा तिरछा बन रहा है तो थोड़ा सा समझिएगा। और क्या करते हैं, हम ई कोलाई बैक्टीरिया ले लेते हैं, ई कोली बैक्टीरिया लिए, ओके। अब इस बीकर में हम ये सारे
रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड डाल देंगे, जिसके अंदर क्या है, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन एंड ई कोलाई बैक्टीरिया डाल देते हैं, है ना, ई कोलाई बैक्टीरिया डाल देंगे। अब क्या करेंगे हम, अब हम क्या करेंगे, इसे बाहर निकालेंगे। जब बाहर निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो यहाँ पे हमें कुछ बैक्टीरिया ऐसे मिलेंगे जिन्होंने प्लाज्मिड को अपने अंदर लिया है, और कुछ बैक्टीरिया ऐसे मिलेंगे जिन्होंने प्लाज्मिड को अपने अंदर नहीं लिया है। तो कुछ ई कोलाई कैसे हैं जिन्होंने अपने अंदर प्लाज्मिड को लिया, उसे हम क्या बोलेंगे, उसे क्या बोलेंगे भाई, आप जरा बताओ। जिन्होंने अपने अंदर प्लाज्मिड को लिया है उन्हें हम बोलेंगे ट्रांसफॉर्मेंट्स, है ना, उन्हें हम क्या बोलेंगे, ट्रांसफॉर्मेंट्स। और जिन्होंने ई कोलाई जिस ई कोलाई बैक्टीरिया ने प्लाज्मिड को नहीं लिया, यहाँ पे भी भाई यही है, जिस ई कोलाई बैक्टीरिया ने प्लाज्मिड को लिया है उसे हम क्या बोलेंगे, ट्रांसफॉर्मेंट। जिस ई कोलाई बैक्टीरिया ने प्लाज्मिड को नहीं लिया है, प्लाज्मिड को नहीं लिया, उसे हम क्या बोलेंगे, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट बोलेंगे, उसे हम क्या बोलेंगे, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट बोलेंगे। ओके, बातें जरा ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से समझिएगा। तो हमारे पास ये दो कैटेगरी तैयार हो गई, एक ट्रांसफॉर्मेंट वाली, एक नॉन ट्रांसफॉर्मेंट वाली, ऐसे दो कैटेगरी तैयार हुई। हाँ जी बिल्कुल तैयार हुई। तो अभी हम क्या करेंगे, एक क्या लेंगे, एक पेट्री डिश लेंगे। हमने एक पेट्री डिश ली और इस पेट्री डिश में हमने क्या डाल दिया, टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक डाल दिया। हमने क्या डाल दिया, टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक डाल दिया। टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक डाल दिया। अब बातें ध्यान से सुनिएगा, टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक डाला, उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे जो दोनों बैक्टीरिया मिले थे, जो दो तरह के बैक्टीरिया मिले थे, एक कौन से, एक ट्रांसफॉर्मेंट बैक्टीरिया एंड सेकेंड वन नॉन ट्रांसफॉर्मेंट बैक्टीरिया। इन दोनों बैक्टीरिया को भी हम इस पेट्री डिश में डाल देंगे। तो अब आपको एक बात समझ में आएगी कि यहाँ पे हमने जितने प्लाज्मिड डाले थे सब में टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन थी। तो अगर जिस ई कोलाई बैक्टीरिया ने इस प्लाज्मिड को लिया होगा, उसके अंदर टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन आई होगी। हाँ जी बिल्कुल आई होगी। तो अगर उसके अंदर टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन आई है तो टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक उसका कुछ बिगाड़ पाएगा। तो टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक उस बैक्टीरिया का कुछ बिगाड़ पाएगा जिसके अंदर टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन है, जिसके अंदर टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन है, उसका कुछ बिगाड़ पाएगा टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक नहीं ना। तो यहाँ पे जो ट्रांसफॉर्मेंट बैक्टीरिया है, यहाँ पे जो ट्रांसफॉर्मेंट बैक्टीरिया है ना भाई, ये ग्रो कर जाएंगे, ये ग्रो कर जाएंगे। और ये जो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट बैक्टीरिया है, इसके अंदर जो हमने नॉन ट्रांसफॉर्मेंट बैक्टीरिया डाला था उसके अंदर टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन है भाई, उसके अंदर प्लाज्मिड ही नहीं गया है। इस ई कोलाई बैक्टीरिया के अंदर प्लाज्मिड ही नहीं आया है। तो क्या टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन आएगी? नहीं आएगी। और उसके अंदर अगर टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन नहीं है तो टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक उसे किल नहीं कर देगा, बिल्कुल किल कर देगा। इस नॉन ट्रांसफॉर्मेंट बैक्टीरिया को टेट्रासाइक्लिन किल कर देगा। हाँ जी बिल्कुल किल कर देगा। और जिसमें प्लाज्मिड आया है, मतलब जिस बैक्टीरिया में प्लाज्मिड आया है उसके अंदर क्या है, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन है। तो टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक उसका कुछ नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेंट बैक्टीरिया ग्रो कर जाएगा। तो यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेंट बैक्टीरिया ग्रो कर जाएगा। बातें समझ में आई आपको? तो भाई आपको यहाँ पे एक बात समझ में आई क्या? यहाँ पे ये टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन की वजह से, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन की वजह से ट्रांसफॉर्मेंट बैक्टीरिया बच गया। ट्रांसफॉर्मेंट बैक्टीरिया बच गया। हाँ जी बिल्कुल। तो यहाँ पे आपको एक बात समझ में आई कि ये जो टेट्रासाइक्लिन है ये किसके जैसा काम कर रहा है, सेलेक्टेबल मार्कर के जैसा काम कर रहा है। टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक कैसा काम कर रहा है, एज अ सेलेक्टेबल मार्कर काम कर रहा है। तो सेलेक्टेबल मार्कर जो है ये सेलेक्टेबल मार्कर नॉन ट्रांसफॉर्मेंट बैक्टीरिया को क्या कर देगा, इलिमिनेट कर देगा। सेलेक्टेबल मार्कर नॉन ट्रांसफॉर्मेंट बैक्टीरिया को इलिमिनेट कर देगा और ट्रांसफॉर्मेंट बैक्टीरिया ग्रो कर जाएगा। तो यार इतनी सी बात है, होप है आपको समझ में आई होगी। एंड देख लेते हैं क्या कुछ बातें यहाँ पे लिखी गई हैं। ओके, वैसे तो आपको सारी बातें समझ में ही आ गई होंगी। मैं ज़रा इसे इरेज कर देती हूँ क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा हौच पौच हो गया है और बातें आपको समझ में नहीं आएंगी। वैसे
मतलब आएंगी, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा आपको देखने में दिक्कत होगी ना, तो इसलिए मैं इसे हटा देती हूँ। और यार होप है आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। अब क्या है ना, यहाँ पे अब देखो जैसे मैं रीडिंग मारती जाऊँगी आपको सारी बातें समझ में आएंगी। ओके, ट्रांसफॉर्मेशन इज द प्रोसीजर थ्रू विच पीस ऑफ डीएनए इज इंट्रोड्यूस इन द होस्ट बैक्टीरियम। तो यार मैंने आपको पहले ही बताया कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक फॉरेन पीस ऑफ डीएनए होस्ट बैक्टीरिया से इंट्रोड्यूस होगा, लिंक होगा, जो कि आगे हम अच्छे से पढ़ेंगे। नॉर्मली द जीन इनकोडिंग रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स सच एज एम्फिसिलिन, क्लोरोएम्फेनिकॉल, टेट्रासाइक्लिन और कैरामाइसिन, ये सब क्या है भाई, ये सब क्या है, ये सब एंटीबायोटिक हैं, सब एंटीबायोटिक हैं। ओके, आर कंसिडर्ड यूजफुल सेलेक्टेबल मार्कर। अभी आपने देखा, आपने भी क्या देखा भाई, आपने टेट्रासाइक्लिन भी तो एंटीबायोटिक है, तो टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक की वजह से आपने देखा ना एज अ सिलेक्टेबल मार्कर कैसे काम करता है, आपने देखा। तो यहाँ पे है ना एम्फिसिलिन, क्लोरोएम्फेनिकॉल, कैनामाइसिन, ये सब एज अ सिलेक्टेबल मार्कर काम कर सकते हैं। ओके, आर कंसिडर्ड यूजफुल सिलेक्टेबल मार्कर फॉर ई कोलाई में ही तो हमने देखा था। और मैं आपको बताऊं कि जो नॉर्मल ई कोलाई होती है ना उसके अंदर रेजिस्टेंस जीन नहीं होता है। द नॉर्मल ई कोलाई सेल डू नॉट कैरी रेजिस्टेंस अगेंस्ट एनी दिस एंटीबायोटिक्स। तो जो नॉर्मल ई कोलाई होती है उसके अंदर कोई भी रेजिस्टेंस जीन नहीं होता। अगर हम बाहर से डालते हैं तभी रेजिस्टेंस जीन आएगा। तो यार अगर हम प्लाज्मिड में करके डालते हैं उसके, ये जो ई कोलाई बैक्टीरिया है प्लाज्मिड, हम ये जो वेक्टर है प्लाज्मिड है, प्लाज्मिड के थ्रू ही तो, इस वेक्टर के थ्रू ही तो हम ई कोलाई में डालेंगे क्या, फॉरेन डीएनए, मतलब रेजिस्टेंस जीन। जैसे टेट्रासाइक्लिन हमने लिया तो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन हम वेक्टर के थ्रू ही तो डालेंगे। तो अगर वेक्टर जाता है उसके अंदर, प्लाज्मिड जाता है तो उसे हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेंट। अगर प्लाज्मिड, बैक्टीरिया प्लाज्मिड को नहीं लेता है तो उसे हम बोलते हैं नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। बैक्टीरिया अगर प्लाज्मिड ले लेता है तो उसे हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेंट। तो ऐसे ही आपने बाकी का प्रोसेस देखा है कि कैसे हम एज अ सिलेक्टेबल मार्कर देखते हैं। ओके, आगे चलते हैं। यार होप है आपको ये बातें समझ में आई होंगी कि भाई सिलेक्टेबल मार्कर क्या, कैसे कुछ बातें। ओके, आगे चलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे बात करूँगी क्लोनिंग वेक्टर की। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, क्या है हमारा थर्ड पॉइंट, क्लोनिंग साइट्स, है ना, क्लोनिंग साइट्स। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, क्लोनिंग वेक्टर देखने के लिए मिल रहा है, वो भी किसका है, ई कोलाई का। ये जो क्लोनिंग वेक्टर आप देख रहे हो इसका नाम क्या है, PBR322। क्या नाम है, PBR322। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, PBR322 में आपको कुछ साइट्स देखने के लिए मिल रहे हैं, लाइक दैट BAMH1, सेल फर्स्ट, PB फर्स्ट, PST फर्स्ट, PBU सेकेंड, ये सारी साइट्स आपको देखने के लिए मिल रहे हैं। एंड मैं आपसे यहाँ पे बात करूँ, यहाँ पे दो एंजाइम है। कैसे एंजाइम है, एक एम्फिसिलिन रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है एंड सेकेंड वन टेट्रासाइक्लिन रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है। क्या, टेट्रासाइक्लिन रिस्ट्रिक्शन एंजाइम एंड सेकेंड वन एम्फिसिलिन रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो यहाँ पे इतनी सारी बातें आपने देखी, हाँ जी ठीक है। और हाँ, यहाँ पे आप एक बात और देख रहे हो कि जैसे BAMH1 है तो सिर्फ और सिर्फ एक ही BAMH1 है। ओके, PBU फर्स्ट एक है तो एक ही है PBU फर्स्ट। यहाँ पे कहीं पूरे में चेक कर लो भाई, चेक मार लो दोबारा कहीं है PB फर्स्ट। हाँ, सेकंड जरूर देखने के लिए मिल रहा है, सेकंड आपको देखने के लिए मिल रहा है, बट फर्स्ट है, आप पूरा चेक मार लो, कहीं नहीं है ना, आपको मिलेगा भी नहीं। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे ये जो BAMH1 है, दिस इज द रिस्ट्रिक्शन साइट, ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है। तो अगर सपोज यहाँ पे एक BAMH1 है, अब देखो यार आपको पता है कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का काम क्या होता है, कट मारना होता है डीएनए पे, है ना, यही तो होता है। हाँ जी बिल्कुल यही होता है। ओके, तो अगर यहाँ पे भी BAMH1 है, मैं थोड़ा कलर चेंज करती हूँ जिससे आपको चीजें बेहतर तरीके से समझ में आए। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, BAMH1। सपोज BAMH1 यहाँ पे भी होता तो BAMH1 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जब आता तो यहाँ पे कट मारता एंड यहाँ पे कट मारता। और सपोज एक आध BAMH1 और होता, यहाँ पे होता तो यहाँ पे भी कट मारता। तो यार आपको ना ये डीएनए जो है ऐसे फ्रेगमेंट टाइप में दिखने लग जाता और ये बातें क्लियर पता न चलती कि हमें फॉरेन डीएनए, हमारा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो ऐड कहाँ पे करना है। आप बातें समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ। देखो यार मैं इतनी सी बातें बोल रही हूँ कि यहाँ पे आपके पास एक वेक्टर है, कौन सा वेक्टर है, PBR322।
वेक्टर मीन्स समझ रहे हो आप, प्लाज्मिड क्या है, ये सारी बातें यार बहुत कॉमन सी हैं जो कि हम पार्ट फर्स्ट में भी कर चुके हैं एंड कहीं ना कहीं इस वीडियो में भी ये सारी बातें हो चुकी हैं। सो यार इन सब के चक्कर में ना पड़ो, आपको पता है कि भाई वेक्टर होता क्या। ओके, तो मैं ये सारी बातें मान के चलती कि आपको ये सब पता है। ओके, तो देखो यहाँ पे जो वेक्टर है, वेक्टर पे कुछ रिस्ट्रिक्शन साइट्स दी हुई हैं और यहाँ पे 2 एंजाइम है। कौन कौन से? एक एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस एंजाइम एंड टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस एंजाइम। तो यहाँ पे अभी कुछ बातें होने वाली है, लेकिन हाँ आप इसे ज़रा ध्यान दीजिए कि यहाँ पे कुछ रिस्ट्रिक्शन साइट्स दी हुई हैं। तो अगर ये जो यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम दिया हुआ है, ये जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है, ये सारे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम सिर्फ और सिर्फ एक ही बार आपको इस वेक्टर में देखने के लिए मिलेंगे। ओके, ये मैं आपको यहाँ पे एक बात और बता दूँ, ये जो वेक्टर है ना, ये साइंटिस्ट के द्वारा बनाया गया है लैब में। ओके, ये लैब में साइंटिस्ट के द्वारा बनाया गया है। अच्छा, यहाँ पे ये जो PBr322 आप देख रहे हो, इसका अगर मैं मतलब इस PBr322 का मतलब यहाँ पे क्या बनता है, अगर उसकी बात की जाए तो थोड़ा ये भी देख लीजिए। तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है? P मीन्स प्लाज्मिड एंड एज वी नो वेरी वेल प्लाज्मिड भाई होता क्या है। यहाँ पे आप क्या देख रहे हो? V मीन्स क्या होता है? वोलिवर। हाँ, आई नो आपको पहली बार सुनने के लिए मिल रहा है बिकॉज ऑफ इट्स अ नेम ऑफ अ साइंटिस्ट। ओके, एंड यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है? R मीन्स रेड्रिग्यूज। क्या? रेड्रिग्यूज। ओके, क्या? रेड्रिग्यूज। तो ये भी एक साइंटिस्ट हैं। एंड यहाँ पे ये जो 322 देख रहे हो, ये वेक्टर का एज अ नंबर ले लीजिए आप, ऐसा है। ओके, तो यहाँ पे मैं आपसे ये बात कर रही थी कि भाई जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है सारे इस वेक्टर में सिर्फ और सिर्फ एक बार प्रेजेंट है। ओके, सिर्फ और सिर्फ एक बार प्रेजेंट है। और 2 बार क्यों नहीं प्रेजेंट है भाई? आपको पता होनी चाहिए बातें सारी। 2 बार इसलिए नहीं प्रेजेंट है, ये जो 2 बार या 3 बार इसलिए नहीं प्रेजेंट है कि अगर ये दोबारा प्रेजेंट हो जाएगा तो यहाँ पे काफ़ी सारी कॉम्प्लिकेशंस आ जाएंगी, काफ़ी सारी कन्फ्यूजन आ जाएंगी। अब कन्फ्यूजन कैसे आएंगी, कॉम्प्लिकेशन क्या होंगी, ये सारी बातें करती हूँ। ओके, इन ऑर्डर टू लिंक द एलियन DNA द वेक्टर नीड्स टू हैव वेरी फ्यू प्रेफरेबली सिंगल रिकॉग्निशन साइट्स। तो मैंने आपसे क्या बोला भाई कि यहाँ पे रिकॉग्निशन साइट्स जो होंगी वो सिंगल होंगी। इन ऑर्डर टू लिंक द एलियन DNA द वेक्टर, जो ये वेक्टर है, वेक्टर में ये जो हम फॉरेन DNA ऐड करेंगे, जो हम अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट ऐड करेंगे, उसके लिए केवल और केवल सिंगल रिकॉग्निशन साइट होनी चाहिए, केवल और केवल एक रिकॉग्निशन साइट होनी चाहिए। और अगर 2 या फिर उससे ज़्यादा रिकॉग्निशन साइट हुई तो भाई काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन होगी ना कि हमें अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट ऐड कहाँ करना है। ऐसी सारी कन्फ्यूजन देखने के लिए मिलेंगी। हाँ जी बिल्कुल। ओके, क्योंकि हम जो अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट लेके आ रहे हैं, जीन ऑफ इंटरेस्ट है हमारा 1, एंड यहाँ पे जो रिकॉग्निशन साइट्स हैं वो 2, 3, 4, 5 बन रही है। तो ऐसे में तो मतलब काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन होगी। फॉर द कॉमनली यूज रिस्ट्रिक्शन एंजाइम प्रेजेंस ऑफ मोर देन वन रिकॉग्निशन साइट विद इन द वेक्टर विल जनरेट सेवरल फ्रेगमेंट्स। ओके, तो यहाँ पे ढेर सारे फ्रेगमेंट आ जाएंगे विच विल कॉम्प्लिकेट द जीन क्लोनिंग। तो यहाँ पे आसानी से कॉम्प्लिकेशन आ सकती हैं। तो इसलिए भाई यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बताया कि भाई अगर कोई भी एंजाइम है वो हमें एक ही देखने के लिए मिलेगा, उसके साथ साथ हमें एक ही रिकॉग्निशन साइट देखने के लिए मिलेगी। अगर रिकॉग्निशन साइट जो है सबकी अपनी, जितनी रिकॉग्निशन साइट है उनका अपना अपना रिकॉग्निशन एंजाइम होगा। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम मीन्स उनका अपना अपना रिस्ट्रिक्शन एंजाइम होगा। बातें समझ रहे हो आप? हाँ जी बिल्कुल, बातें समझ में आनी चाहिए। ओके, तो यहाँ पे हम कुछ बातें करते हैं। ओके, द लाइगेशन ऑफ एलियन DNA इज कैरिड आउट ऑफ ए रिस्ट्रिक्शन साइट प्रेजेंट इन 1-2 एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो भाई, मैंने आपको पहले ही बताया था कि यहाँ पे हमें 2 रेजिस्टेंस एंटीबायोटिक जीन देखने के लिए मिल रहे हैं, 2 एंटीबायोटिक देखने के लिए मिल रहे हैं। और दोनों एंटीबायोटिक कैसे हैं? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन मीन्स आप समझते हो यार, बातें कर चुके हैं। रेजिस्टेंस जीन मीन्स देखो यहाँ पे हमें फर्स्ट ऑफ ऑल क्या देखने के लिए मिल रहा है? एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन देखने के लिए मिल रहा है एंड सेकेंड वन टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन देखने के लिए मिल रहा है। तो ऑब्वियसली अगर ये BAMH1 आया यहाँ पे कट मारता है तो ये जो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन है इसी पे कट मारेगा, तो ऑब्वियसली ये बाहर हो जाएगा।
टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन अब बाहर हो रहा है, तो यहाँ पे हम एक फॉरेन डीएनए ऐड कर दे रहे हैं, तो टेट्रासाइक्लिन, अब ये जो वेक्टर है ये टेट्रासाइक्लिन रजिस्ट कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। देखिए अभी कुछ एग्जाम्पल के थ्रू ये सारी बातें हम करते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा प्लेस है इसलिए मैंने ये स्लाइड ले रखी है। ओके, तो हम क्या देखते हैं कि हमारे पास कौन सा वेक्टर था भाई? अब जरा बताइए हमारे पास वेक्टर कौन सा था? PVR322 ऐसा वेक्टर था हमारे पास, PVR322 ऐसा कुछ था। हाँ जी बिल्कुल ऐसा ही था ना। और अब इसमें हमें क्या देखने के लिए मिला था? क्या देखने के लिए मिला था? दो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, दो यहाँ पे जो दो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम देखने के लिए मिले थे, कौन कौन से थे? यहाँ पे हमने देखा था एम्फिसिलिन रेजिस्टेंस जीन, एंड यहाँ पे हमने देखा था टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन, है ना? हाँ जी बिल्कुल ऐसी ही कुछ बातें थी, है ना। तो अब हम क्या करते हैं, ऐसा ढेर सारा वेक्टर ले लेते हैं। कौन सा? PBR322। PBR322 मीन्स क्या हो रहा है? बातें समझ रहे हैं आप? P मीन्स प्लाज्मिड एंड वॉलिवर, और यहाँ पे जो ये R है, R का मतलब क्या हो जाता है भाई? रॉड्रिग्यूज। ये दोनों साइंटिस्ट हैं। एंड प्लाज्मिड मीन्स तो आप समझते ही हो। तो हम क्या लेते हैं यहाँ पे? एक परखनली लेते हैं। परखनली मीन्स समझते हो भाई? टेस्ट ट्यूब होता है। हाँ टेस्ट ट्यूब होता है, अंग्रेजी न बने रहो, टेस्ट ट्यूब होता है। ओके, तो यहाँ पे ऐसे हम ढेर सारे वेक्टर ले लेते हैं। कौन से वेक्टर? PBR322 हम ढेर सारे ऐसे वेक्टर ले लेते हैं और क्या करते हैं? इस टेस्ट ट्यूब में डाल देते हैं। और क्या लेते हैं साथ में ही? हम कुछ फॉरेन डीएनए ले लेते हैं। यहाँ पे हम क्या ले लिए? कुछ फॉरेन डीएनए ले लिए, और साथ में क्या ले लेते हैं? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम ले लेते हैं। कौन सा? BAMH1। कौन सा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम लेते हैं भाई? हम BAMH1 लेते हैं। तो अब आपको यहाँ पे एक बात समझ में आई क्या? कि अगर हम BAMH1 लेते हैं तो वो कट कहाँ पे मारेगा? इतना समझ में आता है? BAMH1 अगर हम लेते हैं तो भाई हो ना हो वो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस एंजाइम को यहाँ से गायब करेगा, है ना। तो यहाँ पे अब हमारे पास इस टेस्ट ट्यूब में क्या क्या हो चुका है? वेक्टर मिल चुका है, और क्या आ चुका है? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम आ चुका है जो कि वेक्टर पे कट मारेगा। और अब कट लग चुका है तो अब हम फॉरेन डीएनए भी डाल चुके हैं जो कि आके ऐड हो जाएगा। ओके, तो अब हम क्या देखते हैं? ओके, अब जब हम इस टेस्ट ट्यूब से मटेरियल को बाहर निकालते हैं तो हम क्या देखते हैं कि भाई यहाँ पे दिस इज द वेक्टर। ओके, ये क्या है? वेक्टर है। तो हमें क्या देखने के लिए मिलता है? यहाँ पे ये जो एम्फिसिलिन था, एम्फिसिलिन जो हम मिलाए थे, एम्फिसिलिन तो भाई सेम है, एज इट इज है। एम्फिसिलिन एज इट इज है। यहाँ पे एम्फिसिलिन ऐसे ही रखा है भाई, इसे मैं लिख देती हूँ। लेकिन होता क्या है, यहाँ क्या देखने के लिए मिलता है? ये जो यहाँ पे टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस एंजाइम था ना, टेट्रासाइक्लिन गायब हो चुका है भाई। टेट्रासाइक्लिन यहाँ से रिमूव हो चुका है, और यहाँ पे हमें क्या देखने के लिए मिलता है? फॉरेन डीएनए। यहाँ पे हमें क्या देखने के लिए मिलता है? हमने फॉरेन डीएनए डाला था ना टेस्ट ट्यूब में, तो यहाँ पे एक फॉरेन डीएनए आके ऐड हो जाता है, एंड टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस एंजाइम हो गया है, रिमूव हो चुका है भाई, रिमूव हो चुका है। ओके, और फिर उसके बाद हम, ये तो फर्स्ट कंडीशन रही, लेकिन अब ऐसा जरूरी तो है नहीं कि यहाँ पे जितने वेक्टर हैं, यहाँ पे जितने वेक्टर थे सब इस फॉरेन डीएनए को ले लें, ऐसा कुछ जरूरी तो है नहीं, है ना। तो यहाँ पे कुछ ऐसे भी वेक्टर देखने के लिए मिलते हैं, कुछ ऐसे प्लाज्मिड भी देखने के लिए मिलते हैं जिनमें यहाँ पे एम्फिसिलिन भी एज इट इज ही है, एज वेल एज टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस एंजाइम भी यहाँ पे ऐसे एज इट इज रखा है। ओके, तो यहाँ पे आप लिख लीजिए एम्फिसिलिन भी एज इट इज ही है। ओके, एंड यहाँ पे आप क्या देख रहे हो भाई? टेट्रासाइक्लिन जो रेजिस्टेंस एंजाइम था वो भी एज इट इज ही है, सेम वैसे ही प्रेजेंट है। ओके, तो यहाँ पे आपको कुछ बातें समझ में आई? बातें आपको यहाँ पे ये समझ में आई कि भाई फॉरेन डीएनए ऐड नहीं हुआ है, इतनी बातें। ओके, अब यार यहाँ पे आप जरा बताइए ये रिकॉम्बिनेंट है या नॉन रिकॉम्बिनेंट है? आप जरा बताइए ये रिकॉम्बिनेंट है या नॉन रिकॉम्बिनेंट? फर्स्ट कंडीशन जो देखने के लिए मिली है, ये तो सेकेंड रही। ये फर्स्ट कंडीशन जो है, ऑब्वियसली अगर इसमें फॉरेन डीएनए आके ऐड हुआ है, इट मीन्स इट्स अ रिकॉम्बिनेंट वेक्टर, रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड। ओके, ये क्या है? रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड है। ओके,
एंड फिर यहाँ पे जो सेकंड कंडीशन हमें देखने के लिए मिली है, जिसमें फॉरेन डीएनए आके नहीं ऐड हुआ है, एज सिंपल एज दैट नॉन रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड है ये, ओके, नॉन रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड आप लिख ले, ओके। तो अब हम क्या करते हैं, ये यहाँ पे हमारे पास जो रिकॉम्बिनेंट आया है एंड नॉन रिकॉम्बिनेंट आया है, इसे हम क्या करते हैं, लेते हैं एक, यार प्लेस ही नहीं बचा है, यहाँ पे हमारे पास ये जो रिकॉम्बिनेंट एंड नॉन रिकॉम्बिनेंट है, इन दोनों को हम लेते हैं टेस्ट ट्यूब में लेते हैं ये रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड एंड नॉन रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड, एंड साथ में हम क्या लेते हैं, कुछ बैक्टीरिया लेते हैं, ओके। सपोज ई कोलाई बैक्टीरिया ही ले लेते हैं हम, कुछ बैक्टीरिया लेते हैं। तो अब हमें क्या देखने के लिए मिलता है कि हमने यहाँ पे जो बैक्टीरिया ली है, अच्छा नेक्स्ट यहाँ पे हम आके समझते हैं, ओके, यहाँ पे समझते हैं, ठीक। हमने यहाँ पे क्या लिया है, एक टेस्ट ट्यूब है, इस टेस्ट ट्यूब में हम कुछ रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया डाले हैं, सॉरी रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड डाले हैं एंड सम नॉन रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड डाले हैं, और साथ में हम क्या डाल देते हैं, बैक्टीरिया डाल देते हैं, ओके। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, दिस इज अ रिकॉम्बिनेंट एंड नॉन रिकॉम्बिनेंट, ओके। तो यहाँ पे अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे अब हम देखते हैं कि हमें 3 कंडीशन देखने के लिए मिलती हैं, ओके। यहाँ पे हमें 3 कंडीशन भाई कौन कौन सी देखने के लिए मिल जाती हैं, बातें ज़रा ध्यान से सुनिएगा, सारी बातें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो यार, आप जितना ज़्यादा कंसंट्रेट करोगे उतना ज़्यादा आपको समझ में आएगा, अगर आप लेफ्ट राइट कर रहे हो तो भाई कोई मतलब ही नहीं है, ओके। तो जब हम इस टेस्ट ट्यूब का मटेरियल बाहर निकालते हैं, तो यहाँ पे आप जैसा कि देख रहे हो, हमने टेस्ट ट्यूब में क्या क्या डाला है, रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड डाला है, नॉन रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड भी डाला है, एंड साथ में हमने क्या डाल दिया, बैक्टीरिया डाल दिया। तो अब हमें क्या देखना है कि यहाँ पे ढेर सारे बैक्टीरिया डाले हैं भाई, ढेर सारे, ओके। तो अब हमें यहाँ पे जो टेस्ट ट्यूब में हमने सारा मटेरियल डाला है, इसको जब हम बाहर निकालते हैं तो हमें यहाँ पे ये देखना है कि भाई कौन कौन सा बैक्टीरिया ऐसा है जो कि रिकॉम्बिनेंट है, कौन कौन सा बैक्टीरिया ऐसा है जो कि नॉन रिकॉम्बिनेंट है, कौन कौन सा बैक्टीरिया ऐसा है जो कि ट्रांसफॉर्मेंट है, कौन सा बैक्टीरिया ऐसा है जो कि ट्रांसफॉर्मेंट नहीं है। यही सारी बातें देखनी, ओके। तो हम क्या देखते हैं, यहाँ पे हमें 3 कंडीशन देखने के लिए मिलेंगी, देखते हैं कैसे, ओके। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम कंडीशन देखते हैं, सपोज दिस इज अ बैक्टीरिया, ओके, ये बैक्टीरिया है और ये बैक्टीरिया का अपना जेनेटिक मटेरियल है, ओके। और हम क्या देखते हैं कि यहाँ पे ये जो बैक्टीरिया है, इसने बाहर से प्लाज्मिड लिया है। अब अगर ये बाहर से प्लाज्मिड ले रखा है, तो ये कैसा है, ऑब्वियसली ट्रांसफॉर्मेंट है, ओके, ध्यान रखिएगा। अब अगर ये बाहर से प्लाज्मिड ले रखा है तो ये ट्रांसफॉर्मेंट है, बेशक बेहिचक हम लिख सकते हैं, इसने बाहर से प्लाज्मिड लिया है। तो इसका एक एम्फिसिलिन जीन रेजिस्टेंस था, एम्फिसिलिन रेजिस्टेंस जीन था, जो कि एज इट इज ही था, जो कि यहाँ पे हमने डाला था उसी में था, है ना। तो यहाँ पे जो समझने वाली बात है, हम ये देखते हैं कि यहाँ पे जो ये टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन था, ये है कि नहीं है। तो हाँ जी, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन नहीं है, ये हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है। तो और हम इसे क्या बोल सकते हैं, ये कैसा है भाई, रिकॉम्बिनेंट है, रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड है, रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया है, ओके। अब रिकॉम्बिनेंट में समझ में आया आपको, ओके। फिलहाल हम पीछे ही समझे थे रिकॉम्बिनेंट एंड नॉन रिकॉम्बिनेंट, ओके। एंड सेकंड कंडीशन हमें यहाँ पे कैसी और क्या देखने के लिए मिलती है, सपोज दिस इज अ बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया का ये अपना जेनेटिक मटेरियल, और फिर उसके बाद हम क्या देखते हैं, ये रहा इसका मतलब बाहर से जो इसने प्लाज्मिड ले रखा है, बाहर से जो प्लाज्मिड ले रखा है उसमें एम्फिसिलिन रेजिस्टेंस जीन एज इट इज है। दूसरी कंडीशन हमें क्या देखनी है, दूसरी कंडीशन हमें ये देखनी है कि टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन है या नहीं है। और अगर टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन है तो ऑब्वियसली वो नॉन रिकॉम्बिनेंट है, एंड नहीं है तो रिकॉम्बिनेंट है। रिकॉम्बिनेंट वाली कंडीशन तो हम देख चुके हैं, यहाँ पे टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन है, इस फर्स्ट कंडीशन भाई नहीं है, नहीं है, जीन ऑफ इंटरेस्ट है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, रिकॉम्बिनेंट। इसने बाहर से ये जो प्लाज्मिड है, इसने बाहर से डीएनए ले रखा है, फॉरेन डीएनए ले रखा है। फिलहाल ये बातें हम लास्ट वाली स्लाइड में ही करके आ रहे हैं। एंड सेकंड कंडीशन में हम क्या देखते हैं कि भाई टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन भी प्रेजेंट है, ओके। तो हम इसे क्या बोल सकते हैं, ट्रांसफॉर्मेंट बोलेंगे, ट्रांसफॉर्मेंट बोल सकते हैं।
हाँ जी बिल्कुल बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं इसे हम ट्रांसफॉर्मेंट? क्योंकि भाई इसने बाहर से प्लाज्मिड ले तो रखा है, इस बैक्टीरिया ने बाहर से प्लाज्मिड ले रखा है ना। हाँ तो बिल्कुल ये ट्रांसफॉर्मेंट है। एंड रिकॉम्बिनेंट बोल सकते हैं? बिल्कुल नहीं। रिकॉम्बिनेंट क्यों नहीं बोल सकते हैं? रिकॉम्बिनेंट क्यों नहीं बोल सकते? क्या इस प्लाज्मिड ने बाहर से कोई फॉरेन जीन लिया है? जो इस बैक्टीरिया ने प्लाज्मिड लिया है, उस प्लाज्मिड के अंदर बाहर देखो यार, वर्ड टू वर्ड एकदम क्लियर रहिएगा, ओके। बातें ध्यान से सुनिएगा, वरना बीच से एक वर्ड छूटा नहीं कि आपकी सारी बातें उसी में हौच पौच हो जाएंगी, बातें नहीं समझ में आएंगी, ओके। मैं ये बोल रही हूँ कि यहाँ पे ये जो बैक्टीरिया आप देख रहे हो सेकंड नंबर पे ये जो बैक्टीरिया है, इसमें जो प्लाज्मिड है, उस प्लाज्मिड ने क्या बाहर से कोई फॉरेन जीन लिया है? नहीं लिया है भाई। इट्स अ नॉन रिकॉम्बिनेंट, एज सिंपल एज दैट, ओके। ये नॉन रिकॉम्बिनेंट है, ओके। और थर्ड कंडीशन में हम यहाँ पे क्या देखते हैं, सपोज दिस इज द बैक्टीरिया, ये इसका अपना जेनेटिक मटेरियल, और भाई इसने कोई भी प्लाज्मिड नहीं लिया है, इसने बाहर से प्लाज्मिड ही नहीं लिया है। यहाँ पे ये जो टेस्ट ट्यूब में हमने डाला था बैक्टीरिया रिकॉम्बिनेंट एंड नॉन रिकॉम्बिनेंट को इनक्यूबेट होने के लिए, साथ में कुछ टाइम के लिए रखे थे, तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी हैं जिसने प्लाज्मिड को लिया ही नहीं, तो उसे हम क्या बोल सकते हैं? उसे हम क्या बोलेंगे? नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। उसे हम क्या बोलेंगे? नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। अब भाई नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है तो रिकॉम्बिनेंट की तो बात ही नहीं की जा सकती है, ओके, कि रिकॉम्बिनेंट होगा या नहीं होगा। तो अब जरा ध्यान से सुनिएगा, ओके। अब आप ये ध्यान से सुनिएगा कि अब हम यहाँ पे सेलेक्टेबल मार्कर का यूज करते हैं। कैसे सेलेक्टेबल मार्कर का यूज करते हैं? मतलब कि अब हम कैसे जानेंगे हाउ टू नो दैट द बैक्टीरिया रिकॉम्बिनेंट एंड नॉन रिकॉम्बिनेंट। यहाँ पे हम मतलब ये सारी बातें समझ ले रहे हैं, लेकिन जब हम इसे पेट्री डिश में लेंगे, ये यहाँ पे ये जो टेस्ट ट्यूब का पूरा मटेरियल है, इसे हम ले आके लेते हैं पेट्री डिश में। जब हम इसे पेट्री डिश में लेंगे तो भाई कैसे जानेंगे, कैसे हमें पता ये पेट्री डिश अच्छी सी बना ले भाई आप। ये रही पेट्री डिश, अभी भी अच्छी सी नहीं बनी ना, ये रही पेट्री डिश। देखो भाई मेरी आर्ट बहुत अच्छी है नहीं, तो आप लोग थोड़ा सा समझ लीजिएगा, यहाँ पे बस आप समझने की कोशिश करो यार, ओके। तो यहाँ पे मैं आपसे बात कर रही थी कि ये जो हमारी टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब में जो हमने ये बैक्टीरिया रिकॉम्बिनेंट एंड नॉन रिकॉम्बिनेंट मतलब डीएनए को, रिकॉम्बिनेंट एंड नॉन रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड को जो इंक्यूबेट कराया, उसको हम जब इसको जब हम पेट्री डिश में लेते हैं, इट्स अ पेट्री डिश, ओके। तो जब हम इसको पेट्री डिश में लेते हैं तो कैसे जानेंगे ये बात कि कौन सा बैक्टीरिया रिकॉम्बिनेंट है एंड कौन सा नॉन रिकॉम्बिनेंट है? दैट्स अ क्वेश्चन, ओके। बातें समझ रहे हो आप? हम कैसे जानेंगे कि कौन सा बैक्टीरिया रिकॉम्बिनेंट है? हाउ टू नो दैट द बैक्टीरिया रिकॉम्बिनेंट एंड नॉन रिकॉम्बिनेंट, ये बात हम कैसे जानेंगे इसमें ले आने के बाद? तो हमें पता है क्या यूज करना पड़ता है? सेलेक्टेबल मार्कर का यूज करते हैं हम क्या यूज करते हैं? सेलेक्टेबल मार्कर का यूज करते हैं। हालांकि यहाँ पे आप देख रहे हो ना कि यहाँ पे ये मतलब जब आप पूरा डीएनए देख रहे हो, प्लाज्मिड देख रहे हो कि हाँ किसमें ये फॉरेन डीएनए है, किसने प्लाज्मिड लिया है, इन सारी चीज़ों के बेसिस पे आप ये बातें पता कर सकते हो। लेकिन अब आप पेट्री डिश में देख के तो भाई नहीं बता सकते हो ना कि ये ट्रांसफॉर्मेंट है, ये रिकॉम्बिनेंट है, ये नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है, ये ये सारी बातें आप बता सकते हो? नहीं बता सकते हो भाई। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं भाई? सेलेक्टेबल मार्कर का यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं? सेलेक्टेबल मार्कर का यूज़ करते हैं। सेलेक्टेबल मार्कर का कौन काम करेगा? एज अ सेलेक्टेबल मार्कर कौन यूज किया जाएगा? तो हम क्या करते हैं, ये जो पेट्री डिश है ना, पेट्री डिश के ऊपर कुछ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन डाल देते हैं। कौन सा जीन? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन जो है ये हमारा यही काम करेगा एज अ सेलेक्टेबल मार्कर। तो भाई ये तो रही हमारी पेट्री डिश, ओके, ये हमारी पेट्री डिश रही। तो पेट्री डिश में फर्स्ट ऑफ ऑल हम टेस्ट ट्यूब के सारे बैक्टीरिया को पेट्री डिश में ले आके निकाल लेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया भाई, ये रहा, ये तो पेट्री डिश में हम सारे बैक्टीरिया को यहाँ पे मतलब टेस्ट ट्यूब में जितना बैक्टीरिया है हम सब ले आके भाई इसमें रख लेंगे, ओके। एंड सेकेंड नंबर पे यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस पेट्री डिश में हम और क्या ले लेंगे? टेट्रासाइक्लिन ले लेंगे। क्या लेंगे? टेट्रासाइक्लिन ले लेंगे, ओके।
तो अब हम यहाँ पे क्या देखते हैं, अब हम यहाँ पेट्री डिश में ले लिए टेट्रासाइक्लिन को, तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट देखते हैं। तो क्या नॉन ट्रांसफॉर्मेंट टेट्रासाइक्लिन के प्रेजेंट में जीवित रहेगा? बातें ध्यान से सुनिएगा, ओके, बातें ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पेट्री डिश में हमने टेट्रासाइक्लिन डाल रखा है, ओके, पेट्री डिश में टेट्रासाइक्लिन है, तो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट यहाँ पे आप देख रहे हो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है ये, तो क्या नॉन ट्रांसफॉर्मेंट टेट्रासाइक्लिन की प्रेजेंस में जीवित रहेगा? कदापि नहीं। क्यों? क्यों नहीं बचेगा भाई, टेट्रासाइक्लिन क्यों नहीं बचेगा? क्योंकि इसके अंदर ऐसा कोई मैंने आपको क्या बताया था, अब ये टेट्रासाइक्लिन है, टेट्रासाइक्लिन के प्रेजेंस में ये बैक्टीरिया खत्म हो जाएगा। अगर टेट्रासाइक्लिन के प्रेजेंस में बैक्टीरिया को जिंदा रहना है तो उसके अंदर टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन होना चाहिए, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन प्रेजेंट होना चाहिए उस बैक्टीरिया के अंदर, ओके, जिसको टेट्रासाइक्लिन के प्रेजेंस में रहना है, जिस बैक्टीरिया को। तो भाई ये तो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है, इसने तो बाहर से प्लाज्मिड ही नहीं लिया है। इस 3rd नंबर वाला बैक्टीरिया जो आप देख रहे हो यहाँ पे नील है, ओके, तो इसने बाहर से कोई प्लाज्मिड ही नहीं लिया, तो इसकी तो बात ना ही की जाए। एंड 3rd नंबर पे हम, 2nd नंबर पे हम क्या देखते हैं, रिकॉम्बिनेंट, रिकॉम्बिनेंट। अब यार ऑब्वियसली कॉमन सेंस की बात है, अगर रिकॉम्बिनेंट है तो ट्रांसफॉर्मेंट होगा ही होगा, ओके, अगर रिकॉम्बिनेंट है तो यहाँ पे आप 1st नंबर पे क्या देख रहे हो, रिकॉम्बिनेंट। तो आप रिकॉम्बिनेंट में क्या देख रहे हो भाई, इस रिकॉम्बिनेंट ने क्या कर लिया है, बाहर से जीन ले लिया है, फॉरेन जीन ले लिया है, किसको हटा के, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन को हटा के बाहर से जीन को ले लिया था इसने, बाहर से डीएनए ले लिया था, क्योंकि अब तो भाई इसके अंदर फॉरेन जीन है, दूसरा डीएनए है, तो क्या इसके अंदर, मतलब इसके अंदर टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन तो रहा नहीं, तो क्या ये टेट्रासाइक्लिन के प्रेजेंस में रह लेगा? ये 2nd नंबर कंडीशन आप जो देख रहे हो, बिल्कुल नहीं रह पाएगा, बिल्कुल नहीं रह पाएगा, क्योंकि अब इसके अंदर टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन कहाँ है भाई, यहाँ पे आप देख रहे हो एम्फिसिलिन तो है, एम्फिसिलिन तो है, लेकिन टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन हट चुका था डिस्ट्रिक्शन एंजाइम की हेल्प से भाई, कटवट होके, है ना, इसके अंदर फॉरेन जीन आ चुका था, तो अब ये बैक्टीरिया भी भाई टेट्रासाइक्लिन के प्रेजेंस में नहीं रह सकेगा। लेकिन यहाँ पे जब आप 3rd कंडीशन देखते हो, 3rd कंडीशन देख रहे हो आप, उसमें क्या है, नॉन रिकॉम्बिनेंट, नॉन रिकॉम्बिनेंट। अब नॉन रिकॉम्बिनेंट मीन समझते हो, नॉन रिकॉम्बिनेंट मतलब कि भाई इसने बाहर से, यहाँ पे 2nd नंबर वाली कंडीशन आप जो देख रहे हो, यहाँ पे आप आइए, मतलब कि इसने बाहर से कोई जीन नहीं लिया, इसके प्लाज्मिड ने, इस बैक्टीरिया का जो ये प्लाज्मिड है, इस बैक्टीरिया ने अपने अंदर जो प्लाज्मिड लिया, इसके अंदर एम्फिसिलिन रेजिस्टेंस जीन भी है एज वेल एज टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन भी है। तो भाई अब डाल लो, कितना टेट्रासाइक्लिन रखोगे आप, क्योंकि इसके अंदर अब तो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन है, तो ये आराम से एकदम मस्त से टेट्रासाइक्लिन की प्रेजेंस में सरवाइव कर सकता है। यही एक बैक्टीरिया ऐसा है जो कि ग्रो करेगा टेट्रासाइक्लिन के प्रेजेंस में। तो अब हम यहाँ पे ये बात समझ सकते हैं भाई कि जो नॉन रिकॉम्बिनेंट है वो ग्रो करेगा इस पेट्री डिश में, नॉन रिकॉम्बिनेंट ग्रो करेगा और रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया मर जाएगा। रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया रिमूव कर दिया जाएगा, रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया नहीं ग्रो कर पाएगा। क्यों रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया क्यों नहीं ग्रो कर पाएगा? क्योंकि उसके अंदर टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन नहीं प्रेजेंट है। एंड नॉन रिकॉम्बिनेंट क्यों ग्रो कर जाएगा? क्योंकि उसके अंदर टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन प्रेजेंट है। तो यहाँ पे ये जो टेट्रासाइक्लिन है ये सेलेक्टेबल मार्कर के जैसा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन, बातें समझ में आई आपको? हाँ जी बिल्कुल, बातें समझ में आनी चाहिए। ओके, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन कैसे काम कर रहा है? एज अ सेलेक्टेबल मार्कर। ओके, अच्छा वहीं पे अगर बात कर ली जाए, यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा मतलब हालत ख़राब हो चुकी है, यहाँ पे कुछ चीज़ें और नहीं समझाई जा सकती, सो मैं आगे चलती हूँ। यहाँ पे खाली जगह बहुत सारी पड़ी है यार अपने पास। ओके, तो यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, ये जो हमारी पेट्री डिश थी, इस पेट्री डिश में मैं क्या ले लेती हूँ, पीछे हमने क्या लिया था? टेट्रासाइक्लिन लिया था, और हमारा जो टेस्ट ट्यूब का पूरा मटेरियल था, रिकॉम्बिनेंट, नॉन रिकॉम्बिनेंट, सारी चीज़ें हम ले लेते हैं। ओके, जितनी तरह की हमारे पास बैक्टीरिया थी टेस्ट ट्यूब में सब हम ले लेते हैं इस पेट्री डिश में। एंड क्या करते हैं, यहाँ पे हम टेट्रासाइक्लिन की जगह क्या ले लेते हैं? एम्फिसिलिन ले लेते हैं। टेट्रासाइक्लिन की जगह क्या ले लेते हैं? एम्फिसिलिन ले लेते हैं। तो यार यहाँ पे भी सारी बातें वही है, बहुत अच्छी सी हैं, समझ में आ जानी चाहिए। अब आप बताओ जरा,
अब देखो आपको कितना क्या समझ में आया है। ओके, अगर नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है, देखो अभी आप खुद बताओगे। ओके, अगर नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है तो क्या एम्फिसिलिन की प्रेजेंस में बैक्टीरिया ग्रो करेगा? अब यार अगर नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है तो इस बैक्टीरिया के अंदर क्या कोई प्लाज्मिड आया है? इस बैक्टीरिया के अंदर क्या कोई प्लाज्मिड आया है? नहीं आया है। ना एम्फिसिलिन रेजिस्टेंस जीन ही है इस बैक्टीरिया के पास, ना टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन ही है इसके पास। अब यार अगर एम्फिसिलिन रेजिस्टेंस जीन नहीं है तो एम्फिसिलिन की प्रेजेंस में ऑब्वियसली ये ग्रो नहीं कर पाएगा। आपको पता है, आप बातें समझ में आ रही हैं आपको? ओके, एंड यहाँ पे हम क्या बात करते हैं? रिकॉम्बिनेंट की। यहाँ पे हम क्या बात करते हैं? रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड की। तो यहाँ पे आप जरा देखिए रिकॉम्बिनेंट कहाँ पे है, ये रहा रिकॉम्बिनेंट। तो अब आपको यहाँ पे पता है कि भाई रिकॉम्बिनेंट में क्या है, हमें टेट्रासाइक्लिन से मतलब नहीं है, यहाँ पे हमें यहाँ एम्फिसिलिन से मतलब है। तो यहाँ पे एम्फिसिलिन रेजिस्टेंस जीन प्रेजेंट है, एम्फिसिलिन रेजिस्टेंस जीन प्रेजेंट है, और यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं? एम्फिसिलिन है। अब यार अगर एम्फिसिलिन रेजिस्टेंस जीन प्रेजेंट है, एम्फिसिलिन से रेजिस्टेंस जीन प्रेजेंट है तो एम्फिसिलिन से तो रजिस्ट करेगा ही। एम्फिसिलिन रेजिस्टेंस जीन प्रेजेंट है तो ऑब्वियसली वो बैक्टीरिया क्या करेगा? हाँ जी बिल्कुल, ग्रो करेगा। वो बैक्टीरिया ग्रो करेगा। आप कितना भी एम्फिसिलिन ला के डालो भाई, क्या करना है, क्योंकि इस बैक्टीरिया के अंदर एम्फिसिलिन रेजिस्टेंस जीन सब प्रेजेंट हैं। एंड नॉन रिकॉम्बिनेंट की अगर बात की जाए तो ये क्या करेगा? आप यहाँ पे जरा देखिए, ये रहा नॉन रिकॉम्बिनेंट, ये रही नॉन रिकॉम्बिनेंट वाली कंडीशन। तो यहाँ पे भी आप देख रहे हो, इसके अंदर हमें यहाँ पे टेट्रासाइक्लिन से मतलब नहीं है, यहाँ पे हमें किससे मतलब है? एम्फिसिलिन से मतलब है। तो एम्फिसिलिन तो है ही इसमें। ओके, एम्फिसिलिन तो है ही। तो यहाँ पे क्या ये ग्रो करेगा इस पेट्रिडिस में? इसके पास एम्फिसिलिन रेजिस्टेंस जीन है, तो हाँ जी बिल्कुल ये भी ग्रो कर जाएगा। तो यार आप होप है आपको बातें समझ में आ गई होंगी। यहाँ पे सिलेक्टेबल मार्कर के जैसे कौन काम कर रहा है? एम्फिसिलिन रेजिस्टेंस जीन काम कर रहा है। तो यहाँ पे हमने ये बातें की भाई कि हम कैसे जानेंगे कि कौन सा बैक्टीरिया रिकॉम्बिनेंट है एंड कौन सा बैक्टीरिया नॉन रिकॉम्बिनेंट है। ओके, तो यहाँ पे हमें ये बातें समझ में आई। ओके, बातें समझ में आनी चाहिए। ओके, तो यहाँ पे हमने ये बातें समझ ली कि भाई हम आसानी से ये बातें समझ सकते हैं। आसानी से क्या, बहुत मगजमारी हो गई है ना, कि कौन सा बैक्टीरिया रिकॉम्बिनेंट है एंड कौन सा नॉन रिकॉम्बिनेंट है। अब हम ये सारी बातें आसानी से समझ लेंगे। ओके, होप है आपको भी समझ में आई होंगी सारी बातें, और आनी भी चाहिए। हाँ, वापस चलते हैं अपनी जगह पे। ओके, मानती हूँ बातें समझने में थोड़ा टाइम ज़रूर लग गया है, लेकिन आप दोबारा भूलोगे तो नहीं ना? हाँ, भूलना चाहिए भी नहीं। मैं चाहती भी यही थी कि आप दोबारा ना भूलो। ओके, तो देखते हैं आगे क्या कुछ बातें ये यहाँ पे कही जा रही हैं। वही सारी बातें जो भाई अभी आप देख के आ रहे हो, वही सारी बातें हैं यहाँ पे। ओके, वही सारी बातें जो कि हम यहाँ पे अभी रिकॉम्बिनेंट नॉन रिकॉम्बिनेंट ये सारी बातें सीख के आए हैं, वही सारी बातें देखना। मैं आपको दिखा देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो थ्योरी में लिखा है, फॉर एग्जाम्पल यू कैन लाइगेट ए फॉरेन डीएनए at BAM-H1 site of tetracycline resistance gene in the vector PBR322। तो यहाँ पे यही बातें बोली जा रही है कि ये जो वेक्टर है हमारा PBR322, BAM-H1 की साइट पे हम यहाँ पे लाइगेज एंजाइम की हेल्प से इस टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस एंजाइम को भगा देंगे, और लाइगेज एंजाइम की हेल्प से हम फॉरेन डीएनए को ऐड कर देंगे। इतनी सी बात है। ओके, तो जैसा कि आप डायग्राम में मतलब अभी तक ये भाई यही सारी चीजें देख रहे थे। द रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड विल लॉस्ट टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस ड्यू टू इंसर्जन ऑफ फॉरेन डीएनए बट कैन स्टिल बी सेलेक्टेड आउट फ्रॉम नॉन रिकॉम्बिनेंट वंस बाय प्लेटिंग द ट्रांसफॉर्मेंट ऑन टेट्रासाइक्लिन कंटेनिंग मीडियम। तो यार वही सारी बातें ओके जो कि अभी हम देख के आए। द ट्रांसफॉर्मेंट ग्रोइंग ऑन एम्फिसिलिन कंटेनिंग मीडियम। ओके, ये जो ट्रांसफॉर्मेंट है एम्फिसिलिन कंटेनिंग मीडियम में ग्रो करेगा, आर देन ट्रांसफर्ड इन द ऑन ए मीडियम कंटेनिंग टेट्रासाइक्लिन। ओके, द रिकॉम्बिनेंट्स विल ग्रो इन एम्फिसिलिन कंटेनिंग मीडियम बट नॉट द कंटेनिंग टेट्रासाइक्लिन। ओके, जो रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया होगा, बातें ध्यान से सुनिएगा, रिकॉम्बिनेंट्स बैक्टीरिया, रिकॉम्बिनेंट मीन्स समझ रहे हो, अभी अभी आप देख के आए रिकॉम्बिनेंट किसे बोला जाता है भाई, तो वो कहाँ पे ग्रो कर जाएगा रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया, ग्रो इन एम्फिसिलिन कंटेनिंग मीडियम, लेकिन टेट्रासाइक्लिन में नहीं ग्रो कर पाएगा। क्यों नहीं ग्रो कर पाएगा? क्योंकि भाई हमने टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन हटा दिया था ना।
अभी हम पीछे देख के आए, हमने टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन हटा दिया था, हमने तो फॉरेन डीएनए ले रखा था, है ना। तो एम्फिसिलिन मीडियम में ग्रो कर जाएगा एंड टेट्रासाइक्लिन मीडियम में नहीं ग्रो कर पाएगा ऑब्वियसली, बट नॉन रिकॉम्बिनेंट विल ग्रो ऑन मीडियम कंटेनिंग बोथ द एंटीबायोटिक्स, ओके। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो नॉन रिकॉम्बिनेंट है, आप जो देख रहे हो यहाँ पे नॉन रिकॉम्बिनेंट है, वो दोनों मीडियम में ग्रो कर जाएगा, मतलब कि टेट्रासाइक्लिन वाले में भी ग्रो कर जाएगा नॉन रिकॉम्बिनेंट। नॉन रिकॉम्बिनेंट मीन समझ रहे हो, नॉन रिकॉम्बिनेंट भाई जिसने बाहर से कोई डीएनए लिया ही नहीं है, जिस प्लाज्मिड ने, ओके, सपोज दिस इज अ वेक्टर, ओके, तो यहाँ पे ये वेक्टर, ये प्लाज्मिड ने बाहर से कोई डीएनए नहीं लिया है, तो इसके अंदर एम्फिसिलिन रेजिस्टेंस जीन भी है एंड टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन भी है, तो ये दोनों मीडियम में ग्रो कर जाएगा। हाँ जी बिल्कुल। इन दिस केस वन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन हेल्प इन सिलेक्टिंग द ट्रांसफॉर्मेंट, ओके, हमारा पर्पज यही था ना। whereas the other antibiotic resistance gene gets inactivated due to insertion of alien DNA and help in selection of recombinant, okay। तो भाई हम यही बातें तो कर रहे थे कि कौन से मीडियम में ग्रो कर रहा है, कौन से मीडियम में नहीं ग्रो कर रहा है, ये सारी चीजें पता लगा सकते हैं कि कौन सा बैक्टीरिया रिकॉम्बिनेंट है एंड कौन सा नॉन रिकॉम्बिनेंट, ओके। सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट ड्यू टू इनएक्टिवेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स इज cumbersome procedure because it requires simultaneous plating on two plate having different antibiotics, okay। देखो यार, अभी तक हमने जो बातें की, मतलब समझने में भी काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा, तो हाँ जी बिल्कुल ये काफ़ी बड़ा प्रोसेस हो जाता था, काफ़ी लंबा प्रोसेस हो जाता था, जहाँ पे हम दो प्लेट पे वर्क कर रहे होते हैं, जहाँ पे एक जगह जहाँ पे हम टेट्रासाइक्लिन को एज अ सिलेक्टेबल मार्कर लेके चलते थे, दूसरी प्लेट में हम एम्फिसिलिन को सिलेक्टेबल मार्कर की तरह लेके चलते थे। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा, मतलब ये पूरा जो टर्म है काफ़ी ज़्यादा लंबा होता है। क्यूबरसम प्रोसीजर, क्यूबरसम मतलब कि बहुत ही ज़्यादा मतलब बड़ा प्रोसेस, डिफ़िकल्ट मेथड हो जाता था, क्यूबरसम प्रोसेस हो जाता था, ओके। और साथ ही साथ में जैसा कि आपने देखा कि दो प्लेटों पे काम चल रहा होता है, दो एंटीबायोटिक, ब्रॉड टर्म हो जाता था। यहाँ पे हम क्या देखते थे, यहाँ पे हम देखते थे सिलेक्टेबल मार्कर में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन, लेकिन भाई ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा, जैसा कि मैंने आपको बताया, लॉन्ग टर्म हो जाता था, एम्फिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, therefore alternative selectable marker have been developed which differentiate recombinant from non-recombinants on the basis of their ability to produce color in the presence of क्रोमोजेनिक सब्सट्रेट। तो देखो यार, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये काफ़ी ज़्यादा क्यूबरसम प्रोसीजर हो जाता था, डिफ़िकल्ट प्रोसेस हो जाता था, तो इसलिए हम कहीं और मूव करते हैं, डिफरेंट प्रोसीजर पे, अल्टरनेटिव पाथ पे चलते हैं, हम कुछ और जुगाड़ लगाते हैं भाई ये रिकॉम्बिनेंट एंड नॉन रिकॉम्बिनेंट जानने के लिए। क्योंकि भाई आप यहाँ पे देखें कि जब हमें समझने में इतना टाइम लग रहा है, तो भाई ये एक्सपेरिमेंट करने में कितना टाइम लगेगा, है ना। तो इसीलिए हम अल्टरनेटिव पाथ पे चलते हैं कि भाई ये सब छोड़ो, ओके। जहाँ पे हम क्या देखते हैं, अल्टरनेटिव सिलेक्टेबल मार्कर हैव बीन डेवलप्ड विच डिफरेंशिएट रिकॉम्बिनेंट from non-recombinant on the basis of their ability to produce color in the presence of chromogenic substrate. In this, a recombinant DNA is inserted with the coding sequence of enzyme beta galactosidase. Okay, तो यार जरा बातें आप यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, ये मतलब उतना ज़्यादा लंबा प्रोसेस तो है नहीं, लेकिन बातें समझिएगा। सपोज हम एक बैक्टीरिया लेते हैं, कौन सी बैक्टीरिया, ई कोलाई बैक्टीरिया लेते हैं, ओके। तो ये जो ई कोलाई बैक्टीरिया, सपोज ये इसका जेनेटिक मटेरियल है, यहाँ पे हम देखते हैं इसका प्लाज्मिड। तो हम क्या करते हैं, इसका प्लाज्मिड जब बाहर निकालते हैं तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं, इसके पास एक लैक जेड जीन होता है। क्या, कौन सा जीन होता है भाई, लैक जेड जीन होता है। ये जो लैक जेड जीन होता है एक एंजाइम प्रोड्यूस करता है, कौन सा एंजाइम, बीटा गैलेक्टोसिडेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम, बीटा गैलेक्टोसिडेज, ओके। अभी जो बीटा गैलेक्टोसिडेज होता है एक क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट प्रोड्यूस करता है, मतलब उस सबस्ट्रेट का मैं नाम बता रही हूँ, एक सबस्ट्रेट प्रोड्यूस करता है जिसका नाम क्या है, क्रोमोजेनिक। यहाँ पे आपने देखा इन द प्रेजेंस ऑफ ए क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट।
अब ये क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट का काम क्या होता है, बातें ध्यान से सुनिएगा, स्टेप टू स्टेप चलेगा। बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं कह रही हूँ भाई कि मतलब एकदम से इसमें ऐसा कुछ है जो कि समझ में ना आए। मैं सिंपल सी बात कह रही हूँ कि भाई ये जो एक इकोलाई बैक्टीरिया हम लेते हैं तो उसका प्लाज्मिड जब बाहर निकालते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि एक जीन होता है लैग-जेड जीन। ये हम किसकी बात कर रहे हैं, रिकॉम्बिनेंट एंड नॉन रिकॉम्बिनेंट जानने के लिए एक अल्टरनेटिव पाथ देख रहे हैं भाई, क्योंकि हम यहाँ पे ऊपर जो देखे थे बहुत डिफिकल्ट प्रोसेस था, उसमें एकदम से पसीना निकल जाता था भाई, क्योंकि यार जब समझने में इतना टाइम लग रहा है तो जैसा कि मैंने आपको बताया भाई एक्सपेरिमेंट करने में कितना टाइम लगेगा। सो हम थोड़ी सी आसान चीज़ें देखते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम देखते हैं एक लैग-जेड जीन होता है इसके प्लाज्मिड के पास, और इसके पास ये जो लैग-जेड जीन होता है एक एंजाइम प्रोड्यूस करता है जिसका नाम क्या होता है, बीटा गैलेक्टोसिडेज। ओके, जो कि एक सबस्ट्रेट प्रोड्यूस करता, जो कि एक सबस्ट्रेट देता है क्या, क्रोमोजेनिक। अब ये क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट जो होता है ये प्रोड्यूस करता है कलर। ओके, ये क्या प्रोड्यूस करता है, कलर प्रोड्यूस करता है। ओके, तो ये जो क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट होता है ये कैसा कलर प्रोड्यूस करता है, ब्लू कलर प्रोड्यूस करता है। कैसा कलर, ब्लू कलर प्रोड्यूस करता है। ओके, ये कलर कब प्रोड्यूस करेगा जरा बताइए, ये कलर तब प्रोड्यूस करेगा जब इसके पास मतलब कोई और जीन नहीं आ जाएगा। मतलब कि जब ये इसका अपना जीन है, अगर इसके पास फॉरेन जीन आ गया, अगर इसके पास फॉरेन जीन आ गया तो क्या ये कलर प्रोड्यूस करेगा। अगर इसके पास फॉरेन जीन आ जाता है तो लैग-जेड जीन नहीं रहेगा, लैग-जेड जीन नहीं है तो बीटा गैलेक्टोसिडेज नहीं है, एंड बीटा गैलेक्टोसिडेज नहीं है तो क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट नहीं है, और क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट नहीं है तो ये कलर नहीं प्रोड्यूस करेगा। और कलर कौन सा प्रोड्यूस करता है भाई, ये ब्लू कलर प्रोड्यूस करता है। तो यार आप यहाँ पे एक बात समझिए कि अगर ये नॉन रिकॉम्बिनेंट है, नॉन रिकॉम्बिनेंट है मतलब कि नॉन रिकॉम्बिनेंट मीन्स इसके अंदर कोई फॉरेन जीन नहीं आ रहा है। ओके, नॉन रिकॉम्बिनेंट मीन्स इसके अंदर कोई फॉरेन जीन नहीं आ रहा है, बातें ध्यान से सुनिएगा। नॉन रिकॉम्बिनेंट मीन्स इसके पास कोई फॉरेन जीन नहीं आ रहा है, लैग-जेड जीन ही है, तो ये आराम से ब्लू कलर प्रोड्यूस करेगा। लेकिन अगर हम इसके अंदर अगर हम इसके अंदर कोई फॉरेन जीन डाल देते हैं, इस लैग-जेड जीन को हटा के रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की हेल्प से हम इसके अंदर कोई फॉरेन जीन डाल देते हैं, तो लैग-जेड जीन नहीं है तो बीटा गैलेक्टोसिडेज नहीं होगा, फिर क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट भी नहीं होगा, तो यहाँ पे कलर कौन सा आएगा भाई, वाइट कलर आएगा। अगर ये रिकॉम्बिनेंट है, अगर ये रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया है तो कलर क्या आएगा भाई, वाइट कलर आएगा, ब्लू कलर नहीं आएगा। तो एकदम इजी मेथड है ये जानने का कि बैक्टीरिया रिकॉम्बिनेंट है या नॉन रिकॉम्बिनेंट है। मैं वापस से एक बार बोल दूं, आपको सारी बातें समझ में आएंगी। देखो यार, यहाँ पे हम क्या देखते हैं, अगर नॉन रिकॉम्बिनेंट है तो ब्लू कलर क्यों दे रहा है, नॉन रिकॉम्बिनेंट है तो ब्लू कलर इसलिए दे रहा है कि इसके अंदर भाई क्या है, लैग-जेड जीन है, एज इट इज है, लैग-जेड जीन हटी नहीं है, और यही लैग-जेड जीन बीटा गैलेक्टोसिडेज एंजाइम देती है, और इसकी वजह से क्या मिलता है हमें भाई, एक सबस्ट्रेट क्रोमोजेनिक जो कि कलर प्रोड्यूस करता है, और कैसा कलर होता है, ब्लू कलर। तो इस ब्लू कलर से हम एक बात का अंदाजा लगा सकते हैं भाई, यहाँ पे लैग-जेड जीन प्रेजेंट है, मतलब कि ये नॉन रिकॉम्बिनेंट है, और रिकॉम्बिनेंट हुआ तो मतलब कि ये भाई ये लैग-जेड जीन हट चुका है, बाहर से कोई जीन आया है। अगर हमें व्हाइट कलर देखने के लिए मिलता है, ऐसे समझिए, अगर हमें व्हाइट कलर देखने के लिए मिलता है तो हम क्या समझ जाते हैं कि भाई लैग-जेड जीन नहीं रहा होगा। अगर हमें व्हाइट कलर देखने के लिए मिलता है तो समझ लेते हैं कि लैग-जेड जीन नहीं रहा होगा, तो हम क्या समझ लेते हैं कि भाई ये रिकॉम्बिनेंट है, ये रिकॉम्बिनेंट है। ओके, रिकॉम्बिनेंट मीन्स बाहर से कोई जीन आया है। अगर हमें ब्लू कलर देखने के लिए मिलता है, ब्लू कलर, तो हम क्या समझते हैं कि यहाँ पे लैग-जेड जीन रहा होगा। ब्लू कलर देखने के लिए मिलता है तो हम समझ लेते हैं कि लैग-जेड जीन रहा होगा, मतलब कि बाहर से कोई जीन नहीं आया, इट मीन्स ये क्या है, नॉन रिकॉम्बिनेंट है। तो यार होप है ये बातें समझ में आई होंगी, बहुत ईजी सा है। दिस रिजल्ट इनटू इनएक्टिवेशन ऑफ द जीन ऑफ सिंथेसिस ऑफ दिस एंजाइम, ओके, विच इज रिफर्ड टू एज इंसर्जनल इनएक्टिवेशन। इंसर्जनल इनएक्टिवेशन मीन्स समझते हो आप, यहाँ पे मैं थोड़ा सा साफ करती हूँ, मैं आपको बताती हूँ कि भाई इंसर्जनल इनएक्टिवेशन मीन्स क्या होता है, बातें करते हैं। ओके, इंसर्जनल वैसे इतनी बातें आपको समझ में आई, यहाँ पे जो बातें हमने की, हाँ जी बिल्कुल बातें समझ में आनी चाहिए। इंसर्जनल इनएक्टिवेशन मीन्स समझते हैं। ओके, क्या, इंसर्जनल इनएक्टिवेशन। ओके, मतलब कि
फॉरेन डीएनए को प्लाज्मिड में ऐड करने पर लैग-जेड जीन क्या हो जाता है भाई, इनएक्टिव हो जाता है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे आपने यही तो देखा था कि जब हम फॉरेन जीन को नहीं ऐड करते हैं तो लैग-जेड जीन हमारा क्या था, एक्टिव था। लेकिन यहाँ पे अगर हमने जैसे ही फॉरेन जीन को ऐड किया, लैग-जेड जीन क्या हुआ, इनएक्टिव हो गया। लैग-जेड जीन इनएक्टिव हो गया तो वो क्या दे रहा था, वाइट कलर दे रहा था, है ना। वाइट कलर दे रहा था तो हम क्या समझ जा रहे थे, अगर वाइट कलर आ रहा था तो हम क्या समझ रहे थे, इट्स अ रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया, है ना। तो यहाँ पे विच इज रिफर्ड टू एज इंसर्जनल इनएक्टिवेशन, द प्रेजेंस ऑफ क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट गिव्स ब्लू कलर्ड कॉलोनीज ऑफ द इन द प्लाज्मिड और इन द बैक्टीरिया डज नॉट हैव एन एनी इंसर्ट। ऐसे पेट्री डिश होती थी, पेट्री डिश में अगर ब्लू कलर देखने के लिए मिल रहा है, पेट्री डिश में अगर ब्लू कलर देखने के लिए मिल रहा है तो हम क्या समझ लेंगे, नॉन रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया है भाई, क्योंकि ब्लू कलर देखने के लिए मिल रहा है। और यार अगर ब्लू कलर देखने के लिए मिल रहा है इट मीन्स लैग-जेड जीन एक्टिव रहा है, ओके। और अगर हमें ऐसे वाइट कॉलोनी देखने के लिए मिल रहा है, फिलहाल तो ये ब्लू है भाई, आप सपोज कर लो ऐसा कि ये वाइट ही है, ओके, मान के चलो इतना, ओके। ब्लू वाला केस तो आपको पता है ना कि हाँ भाई लैग-जेड जीन एक्टिव है, इट मीन्स हम समझ लेते हैं कि ये नॉन रिकॉम्बिनेंट है, लैग-जेड जीन एक्टिव है, ओके। प्रेजेंस ऑफ इंसर्ट रिजल्ट इनटू इंसर्जनल इनएक्टिवेशन ऑफ द बीटा गैलेक्टोसिडेज जीन एंड द कॉलोनीज डू नॉट प्रोड्यूस एनी कलर, दिस आर आइडेंटिकल एज रिकॉम्बिनेंट कॉलोनीज। ये सब वाइट, अगर कॉलोनी वाइट कलर की है इट मीन्स रिकॉम्बिनेंट कॉलोनी, एंड ब्लू कलर की कॉलोनी है इट मीन्स नॉन रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया, नॉन रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया की कॉलोनी है। नॉन रिकॉम्बिनेंट है तो लैग-जेड जीन एक्टिव है, एंड रिकॉम्बिनेंट है इट मीन्स लैग-जेड जीन इनएक्टिव है, ओके। तो यार होप है आपको इतनी बातें समझ में आई। तो वैसे पीछे जो हमने बातें की रिकॉम्बिनेंट एंड नॉन रिकॉम्बिनेंट जानने के मेथड को, तो उससे कहीं ना कहीं तो ये सारी बातें ईजी हैं, हाँ जी बिल्कुल ईजी हैं, ओके। तो होप है आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी, ओके।